लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, नमस्ते दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आइए बच्चों, आज अभी हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ। चैप्टर नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सी। अगर मेरे हिसाब से ना पूरे के पूरे सिलेबस में जो एकदम फंडामेंटल चैप्टर अगर कोई है ना तो वो ये वाला है, चैप्टर नंबर 2, डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। ढेर सारे एमसीक्यूज है, सो एक एक करके सारे एमसीक्यू को तरीके से पढ़ेंगे। याद रखना ये रिवीजन सीरीज है, तो इसके पहले आई होप कि आपने मेरा कंसेप्ट मैराथन जो है जिसमें मैंने माइक्रोइकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स कवर किए हुए वो आपने देखा होगा, राइट। उसके बाद ही आपको समझा कि मैं टू द पॉइंट सारा एक्सप्लेनेशन रखने वाला हूं। हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एमसीक्यू कैसे कवर कर पाए इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। सो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए, अराउंड 100 प्लस एमसीक्यूज हमको इस यूनिट में देखने। लेट्स गेट गोइंग। और एक एक चैप्टर, एक एक एमसीक्यू मैं तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, टू द पॉइंट रहेगा, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कवरेज। लेट्स गो। डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू, बेटा डिमांड जब हम कहते हैं तो डिमांड में क्या क्या आता है बेटा, हम जानते हैं है ना, एबिलिटी होना चाहिए, डिजायर, एबिलिटी एंड willingness. So the quantity of the commodity demanded at a particular price during any particular period of time. Yes. जब मैं डिमांड की बात करूं तो हम कहते हैं प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड पर यूनिट ऑफ टाइम। ये तीनों चीजें आपने बतानी चाहिए। So when we say demand for a commodity, we refer to the quantity demanded at a certain price during a particular period. So one का आंसर है डी, दिल्ली। और इफेक्टिव डिमांड अगर वो पूछते कब है तो हम कहते हैं डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस, तब इफेक्टिव डिमांड होता है। ओके। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, बड़ा ध्यान से रखना, जब प्राइस की वजह से ऊपर नीचे हो तो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं एक्सपेंशन ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस छोड़कर बाकी गुड्स जो है, बाकी चीजें से रिलेटेड गुड्स, इनकम, कोलैटरल फैक्टर, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, जिसको मैं प्यार से प्राइस ऐसा बोलता हूँ, इन रीजंस की वजह से अगर डिमांड ऊपर नीचे हो तो हम इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन डिमांड वर्ड यूज करते हैं। और अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से डिमांड में चेंजेस हो, मूवमेंट हो, एक्सपेंशन ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन is when price increases, hence quantity demanded decreases, and hence हम इसको कहते हैं contraction, right? और इसी को क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे upward movement along the demand curve, right? क्योंकि प्राइस पहले कम थी, अब पॉइंट बी पे थे, मतलब प्राइस कम थी, अब प्राइस बढ़ गई तो ना ऊपर गई प्राइस, और इसलिए क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। जब क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और आप देख सकते हैं अभी हम पॉइंट ए पे आए, क्योंकि प्राइस बढ़ गई है, आपका मूवमेंट अपवर्ड हुआ है, इसलिए जब प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, इसी को कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन, इसी को कहेंगे अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। सो बताइए जल्दी से, टू का आंसर क्या होगा, बी बॉम्बे। जब प्राइस बढ़ते हैं तब क्वांटिटी डिमांडेड गिरती है, सो कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर अज्यूम्ड टू रिमेन सेम व्हाइल ड्राइंग एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। बेटा डिमांड कर्व ड्रॉ करते हो तो हम क्या बोलते हैं, अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। अदर थिंग्स मतलब क्या, कमोडिटी की प्राइस छोड़कर बाकी सारी चीजें जो है, जिसको मैं राइस बोलता हूँ, रिलेटेड गुड्स, इनकम, कोलैटरल फैक्टर्स, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, ये सब कांस्टेंट रहना चाहिए। तब मैं आपको बोल पाऊंगा व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड, या तब मैं इंडिविजुअल का डिमांड कर्व जो प्लॉट कर पाऊंगा। सो ऑल एक्सेप्ट आर अज्यूम्ड टू बी टू रिमेन सेम। प्राइस ऑफ द कमोडिटी छोड़ के बाकी सब हम मानते हैं अगर सेम रहेगा तो फिर हम लॉ ऑफ डिमांड क्या है आपको बोल पाएंगे। सो लॉ ऑफ डिमांड में मुझे अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। अदर मतलब क्या, ऑल एक्सेप्ट प्राइस। कि प्राइस बदलेगा तो डिमांड कैसे बदलेगा, वही तो लॉ बोलने वाला है। तो प्राइस छोड़ के बाकी सबने कांस्टेंट रहना चाहिए। Which of the following price of good is an example of substitutes? टी एंड शुगर दोस्त एक दूसरे के दोस्त है। टी कॉफी, यस। In case of a straight line demand curve, meeting the two axes, दोनों एक्सेस को टच कर रहा है, meeting the point elasticity, price elasticity of demand at the midpoint. हम जानते हैं midpoint. So what is the formula of point elasticity? Point elasticity is lower segment on upper segment. अगर midpoint है तो lower और upper दोनों का लेंथ से सेम ही होगा, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। आंसर आएगा 1। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि वो the elasticity at the midpoint of a straight line demand curve is 1 at the midpoint. सी डिमांड कर्व स्ट्रेट ही रहे जरूरी नहीं, कभी कभी कर्व भी हो सकता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, डिमांड पर ऐसा टेंजेंशियल डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं टच होने वाला, फिर देखते हैं लोअर सेगमेंट कितना और अपर सेगमेंट। The law of demand, assuming other things to remain constant, establishes the relationship between what? Law of demand, price और quantity demanded के बारे में बात करता है। तो 6 आंसर होगा बी बम्बैया। Identify the factor which generally keeps the price elasticity low. हमने पढ़ा है, अगर याद आपको तो मेरे रेगुलर लेक्चर्स में नोट्स में चार्ट फॉर्मेट में मैंने आपको दिया था कि कब इलास्टिसिटी ज्यादा होती है कब इलास्टिसिटी कम होती है। तो यहाँ पे पूछ रहे व्हेन इज द प्राइस इलास्टिसिटी लो। वैरायटी ऑफ यूजेस नहीं, इलास्टिक रहता है। वेरी लो प्राइस, यस, वेरी लो एंड वेरी हाई, दो वेरी लो एंड वेरी हाई दोनों के केस में
demand is usually inelastic, yeah, less elastic, so relatively inelastic. Very low price जो चीजें हैं वहां पर हम क्या इलास्टिसिटी दिखाएंगे? ऑलरेडी इतनी सस्ती प्राइस है कि प्राइस बढ़ी तो भी सस्ती लगती है ना? एग्जाम्पल दिया था मैंने, जैसे मान लीजिए शर्ट का बटन, अभी शर्ट का बटन ऑलरेडी इतना सस्ता, महंगा भी हो गया एंड सस्ता भी हो गया, क्या ही तो इतना फर्क पड़ता है? सो यूजुअली गुड्स which have very low price have their price elasticity low. Identify the coefficient of price elasticity of demand when the percentage increase in quantity of a good is small than percentage fall in price. हमारे elasticity का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब वो बोल रहे हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड स्मॉल है, मान लो ये 10 है और प्राइस जो 50% से गिर गई पर डिमांड 10% से ही बढ़ी, उसका आंसर आएगा 1/5, मतलब लेस देन 1. इसी को कहते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक, लेस देन 1 या रिलेटिवली इनइलास्टिक. इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी उल्टी चलती है. नॉर्मल गुड्स में इनकम बढ़ा डिमांड बढ़ता है, इंफीरियर में उल्टा रहता है. अगर इंफीरियर गुड्स है तो इनकम और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होगा, इनवर्स, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप होगा इंफीरियर और इनकम में. सो द आंसर इज negative relation. If the demand of a good is inelastic, an increase in the price will cause the total expenditure of the consumers to be. याद है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, उसे वो कहते हैं टोटल आउटले मेथड. और रेगुलर लेक्चर मैंने आपसे कहा था कि जिस दिशा में प्राइस बदल रही है, अगर उसी दिशा में एक्सपेंडिचर चेंज हो तो डिमांड इनइलास्टिक होता है, राइट? इसका सिंपल सा एग्जांपल, मान लीजिए मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं और मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, किसी ने मुझे आगे कहा सर प्राइस बढ़ गई चाय का, तो मैंने बोला तो क्या प्राइस बढ़ गया तो क्या, ये लो ज्यादा पैसे चाय लाओ. ये क्या दिखाता है कि मेरा डिमांड इनइलास्टिक है. मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं पर जनाब आप ज्यादा पैसे रख लीजिए. ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मुझे मेरी चाय की डिमांड नहीं बदलनी. सो इनइलास्टिक डिमांड में यूजुअली क्या होता है, मार्केट में प्राइस बढ़ी हम एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं, प्राइस घटी एक्सपेंडिचर घटा, जब तक सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है किसका, प्राइस का और एक्सपेंडिचर का. प्राइस बढ़ा एक्सपेंडिचर बढ़ा, प्राइस घटा एक्सपेंडिचर घटा, जब तक सेम डायरेक्शन में ये दोनों चल रहे हैं हम कहेंगे द डिमांड इज इनइलास्टिक. ओके, अब वही बोला उन्होंने, डिमांड इज इनइलास्टिक और प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई, प्राइस इंक्रीज हो गई तो इनइलास्टिक डिमांड है तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा. सेम डायरेक्शन इन इलास्टिक, उल्टा डायरेक्शन इलास्टिक, राइट? 11th one, if regardless of change in the price बढ़े या प्राइस घटे, regardless the quantity demanded of the goods remain unchanged, then the demand का will be. See, डिमांड बदल नहीं रहा, regardless of प्राइस चाहे बढ़े प्राइस चाहे घटे, डिमांड नहीं बदल रही. उस केस में डिमांड का कैसा रहता है? वर्टिकल, जो दिखाता है हाई प्राइस पे भी वही डिमांड, मीडियम प्राइस पे वही डिमांड, लो प्राइस पे भी वही डिमांड, रिगार्डलेस ऑफ प्राइस वही डिमांड है. सो द डिमांड कर्व विल बिकम वर्टिकल. So the price of Pepsi increases, we will expect a demand for Coca-Cola to Pepsi और Coke के सब्स्टिट्यूट से. सब्स्टिट्यूट की प्राइस में और अपनी डिमांड में कौन सा रिलेशन रहता है? पॉजिटिव. पेप्सी महंगा हो गया तो लोग पेप्सी छोड़ कोक पियेंगे. तो अगर कोका कोला पेप्सी इंक्रीजेस, पेप्सी की प्राइस इंक्रीजेस तो कोक की डिमांड इंक्रीजेस या राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड का होगा. क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड का. So shift towards right since these are substitutes. Okay. All of the following are determinants of demand except क्या टेस्ट पे डिमांड डिपेंड करती है, सप्लाई पे थोड़ी डिमांड डिपेंड करती है. जैसे मान लीजिए सप्लाई, जैसे फॉर एग्जांपल क्या, मान लो मैं रियल है ना प्रॉपर वेजिटेरियन हूँ, अब नॉन वेज का सप्लाई बढ़ गया तो क्या मेरा डिमांड बढ़ेगा? मेरा डिमांड सप्लाई पे थोड़ी ना डिपेंड करता है. मेरा डिमांड डिपेंड करेगा मेरे टेस्ट पे, मेरे प्रेफरेंस पे, मेरे इनकम पे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी पे, ये सब ठीक है. सप्लाई है इसलिए मैं डिमांड करूं या सप्लाई नहीं है इसलिए मैं डिमांड ना करूं, ऐसा थोड़ी. तो सप्लाई पे डिमांड नहीं डिपेंड करता. और मूवमेंट अलोंग द डिमांड का सॉफ्ट ड्रिंक्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, अगर देखो मूवमेंट अलोंग द डिमांड का होने वाला है तो हम इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड नहीं बोलते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, अगर उसी डिमांड का मूवमेंट हो रहा है तो. If the price of the Pepsi decreases relative to the price of Coke 7 Up, the demand for, अब देखो पेप्सी और कोक ये रिलेटेड गुड्स है. पेप्सी की प्राइस अगर गिरती है, सॉरी हाँ डिक्रीज, पेप्सी की प्राइस अगर गिरती है तो कोक की डिमांड गिर जाएगी कि कोक पीने वाले पेप्सी पे आएंगे. ये अज्यूम कर रहे हैं कि कोक और पेप्सी सब्स्टिट्यूट्स है, राइट? तो पेप्सी की प्राइस कम हो गई तो कोक वाले पेप्सी पीने आ जाएंगे तो कोक की डिमांड गिरेगी. पर जब किसी और की प्राइस की वजह से अपनी डिमांड गिरती है तो हम डिक्रीज वर्ड यूज करते हैं या लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ कोक्स डिमांड. सो कोक्स and 7 Up's demand will decrease.
4.7 अप विल डिक्रीज, अज्यूमिंग कि दोनों के दोनों क्या है भाई, पेप्सी के सब्स्टिट्यूट, दोनों कोल्ड ड्रिंक्स है। तो अगर इनका दुश्मन सस्ता हो गया तो इनकी डिमांड गिर जाएगी, और किसी और की वजह से जब अपनी डिमांड हिलती है ना, तो हम इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड, इसको हम बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट, सो डिक्रीज। लग्जरी के केस में इनकम इलास्टिसिटी इज मोर देन प्रोपोर्शनल, मतलब मोर देन 1, लग्जरी के केस में, राइट। मेरे चार्ट्स में एकदम चार्ट फॉर्मेट में ये चीजें दी गई है, सो इन केस इफ यू वांट, आप एसजीटी कॉमर्स एकेडमी है ना, एसजीटी कॉमर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसमें जाके आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, फ्री सेक्शन मिल जाएगा, फ्री मटेरियल सेक्शन में मेन्यू में आपको नोट्स मिल जाएंगे। द प्राइस ऑफ द हॉट डॉग्स इंक्रीजेस बाय 22% एंड क्वांटिटी ऑफ द हॉट डॉग्स डिमांडेड फॉल्स बाय 25। दिस इंडिकेट्स दैट द डिमांड इज, देखो डिमांड में चेंज कितना हुआ, 25% का, और प्राइस कितने से चेंज हुई थी, 22% से। तो आंसर मोर देन 1 आएगा, इसलिए द डिमांड इज इलास्टिक, 17 का आंसर ए इलास्टिक। ओके, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। If the quantity demanded of mutton increases by 5%, when the price of chicken increases by 20%, तो मटन और चिकन शायद सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, अभी मेरे को नहीं मालूम, बट फिर भी है ना, मटन एंड चिकन सब्स्टिट्यूट्स होंगे। सब ये क्या बोल रहे हैं, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मटन इंक्रीजेस बाय 5, ठीक है, मटन का डिमांड बढ़ गया 5% से। जब व्हेन प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीजेस बाय 20%, ठीक है, चिकन महंगा हो गया इसलिए लोग चिकन छोड़ के मटन खाए। Okay, the cross price elasticity of the demand between mutton and chicken is positive. Positive वो भी कितना, 5/20, 1/4। क्यों सर, फॉर्मूला क्या रहता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का? ओके, क्रॉस प्राइस, भाई मैं मटन के बदले कॉफी वर्ड ले लेता हूँ, चिकन के बदले टी वर्ड ले लेता हूँ, हाँ थोड़ा अच्छा जाएगा, तो नाम सुन के तकलीफ हो रहा है। If the quantity demanded of coffee increases by 5%, तो कॉफी की डिमांड बढ़ गई 5 से, हमारा फॉर्मूला क्या है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू percentage change in demand of X because of percentage change in price of Y. So demand of X 5, डिमांड जो है वो ऊपर, ऑन डिमांडेड 5% से बढ़ गई। जब चाय की प्राइस इंक्रीज कितने से हुई, 20 से, 5 1 जा 5 4 जा 1/4, 0.25 is answer, 0.25 is answer. Given the 4 possibilities, which one results in an increase in total consumer expenditure? 4 आपको पॉसिबिलिटीज दी हुई है, कब हम कह सकते हैं कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। से अगर यूनिटरी इलास्टिक और प्राइस फॉल्स, ओके, यूनिटरी इलास्टिक में आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है, प्राइस चाहे बढ़े प्राइस चाहे घटे, एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, वो यूनिटरी में। इलास्टिक है और प्राइस राइज होता है, सी देखिए इलास्टिक के केस में उल्टा रहता है, प्राइस अगर बढ़ा एक्सपेंडिचर गिरेगा, उल्टा डायरेक्शन इलास्टिक। अगर इलास्टिक डिमांड है और प्राइस बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर उल्टा चलेगा। लेकिन अगर इनइलास्टिक है तो सेम डायरेक्शन इन इलास्टिक, तो इनइलास्टिक डिमांड में प्राइस गिरा एक्सपेंडिचर भी गिरता है, सेम डायरेक्शन में अगर चल रहे तो ही इनइलास्टिक हो सकता है। तो अगर आप मुझे बोल रहे हो कि इनइलास्टिक है तो प्राइस गिरा है तो एक्सपेंडिचर भी गिरेगा, सेम डायरेक्शन नहीं चलेगा। और वही आपसे पूछा था कब हम कह सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंक्रीज, नहीं इंक्रीज पूछा था, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। यहाँ पे तो डिमांड इलास्टिक है और प्राइस गिरा तो एक्सपेंडिचर भी गिर जाएगा, तो सी भी नहीं, इंक्रीज कब होगा तो डी होगा, डिमांड इलास्टिक है और प्राइस राइजेस। इन इलास्टिक में प्राइस बढ़ता है, सेम डायरेक्शन रहता है इन इलास्टिक केस में, तो प्राइस और एक्सपेंडिचर में सेम डायरेक्शन रहेगा, प्राइस बढ़ा तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। अब क्वेश्चन था कि एक्सपेंडिचर कब बढ़ेगा, जब डिमांड इलास्टिक हो और प्राइस बढ़े, डी डिमांड इलास्टिक हो और प्राइस बढ़े। Which of the following statements about price elasticity of supply is correct? Price elasticity of supply is a measure of how much quantity supplied of a good response to change in price. Yes. क्या फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का? डिमांड की जैसा ही, बस डिमांड के बदले सप्लाई बोलो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऑप्शन है, यही तो बोल रहा है कि हम सप्लाई इलास्टिसिटी में यही तो पढ़ते हैं। Price elasticity is a measure of how much of the quantity supplied of a good responds to change in price. True. Price elasticity of supply is computed as a percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price. True. दोनों true है, तो D वैल्यू all of the above ही हो सकता है। Price elasticity of supply in long run would be different from that of the short run. बिल्कुल, long run में हो सकता है आप इलास्टिक हो, शॉर्ट रन में अभी के लिए आप जान दो इनइलास्टिक। एज ए सप्लायर छोड़ प्राइस कम ज्यादा, अभी अपने को माल बेचना है, ये फेस थोड़ा टफ है, अपने को निकालना है, आगे लॉन्ग रन में देखेंगे। प्राइस ज्यादा रही तो बेचेंगे, नहीं तो यार छोड़ देंगे, कुछ और देख लेंगे। लॉन्ग रन में आप हो सकते हो इलास्टिक, शॉर्ट रन में मे बी आपका ऑप्शन नहीं। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बोल रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। When the goods or substitutes fall in the price of one leads to fall in the price
ऑफ सब्स्टिट्यूट डिमांडेड? यस। दुश्मन के केस में अगर हमारी प्राइस गिर गई तो क्या दुश्मन की सब्स्टिट्यूट की डिमांड गिरती है? डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट बिल्कुल। हमने हमारी प्राइस कम की, हमारे दुश्मन की डिमांड गिरती है तो लोग हमें खरीदने आएंगे हमारे प्रोडक्ट एवरी पार्ट डे। व्हेन द ट्रू है, हमको इनकरेक्ट पूछा था। व्हेन द कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन। अरे दोस्त है ये, एक की प्राइस गिर गई ना तो उसकी तो डिमांड बढ़ेगी और उसके साथ साथ उसके दोस्त की कॉम्प्लीमेंट की भी डिमांड बढ़ेगी, है ना। जैसे चाय इसके हो तो चाय की तो डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ साथ में लोग टोस्ट भी ज्यादा मांगेंगे, ये सब। ये भी ट्रू है। एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस द डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीजेस। ऑलवेज ऑलवेज थोड़ी इंफीरियर एक ग्रुप है एक्सेप्शन। ये पॉइंट नंबर सी है ना, ये इनकरेक्ट है, कंप्लीटली करेक्ट है। सो सी को मैं टिक करूंगा। सपोज द प्राइस ऑफ द मूवी थिएटर। अब देखो यहाँ पे आर क्लास की मदद से सॉल्व करेंगे। अब लाइन में हमको ना 5-6 क्वेश्चन आर क्लास से चाहिए, तो मैं एक दिखा देता हूँ, अगले 5-6 आई थिंक आप शायद सॉल्व कर लो। राइट, चेक करते जनाब, कैलकुलेटर है मेरे पास। सो सपोज द प्राइस ऑफ द मूवी, आर क्लास का पहले फॉर्मूला क्या है? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, ऐसा लिख देने का। और अभी क्रॉस लिखने का, नीचे प्राइस तो ऊपर आएगा P1 प्लस P2, ऊपर क्वांटिटी को नीचे आएगा Q1 प्लस Q2। एवरीबॉडी सुनो, अब बोलो, बढ़ते चलेंगे। इफ द प्राइस ऑफ द मूवी एट द थिएटर राइजेस फ्रॉम 120 टू 200, 120 टू 200, तो पहला प्राइस क्या है? 120, दूसरा क्या है? 200, दोनों प्लस। और यहाँ पे है चेंज इन प्राइस, तो चेंज इन प्राइस कितना लिखोगे? 80। ओके, एंड उसके बाद क्या हुआ? थिएटर मैनेजर ऑब्जर्व दैट द राइज इन द प्राइस कॉजेस अटेंडेंस एट अ गिवन मूवी टू फॉल फ्रॉम 300 टू 200। तो क्वांटिटी कितने से चेंज हुई? 100, और 300 से 200 हो गई। तो पहले क्वांटिटी 300 थी, अब क्वांटिटी 200 है। लोग सारे वैल्यूज हमको मिल गए, बस आपको सॉल्व करना है ना। सो फाइनल आंसर क्या आएगा? ये देखिए 100/80, 100/80 इंटू इधर क्या आने वाला है? 320/500। अगर मैं इसको कर लूँ तो 320 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80 डिवाइडेड बाई 500, आंसर आ रहा है 0.8 बी बम्बैया। 22 का आंसर आ रहा है बी बम्बैया। आपका सिंपल सा फॉर्मूला आर प्लस का ये यूज है। ओके, suppose the department store has a sale on its silverware. If the price of the plate setting is reduced from 300 to 200, okay, quantity demanded increases from, तो प्राइस 300 से 200 हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 3000 टू 5000। आर क्लासिक से वापस सॉल्व करना है, तो वापस फॉर्मूला क्या है? चेंज इन क्वांटिटी ऊपर, चेंज इन प्राइस नीचे, फिर उल्टा ऊपर आएगा P1 प्लस P2, नीचे आएगा Q1 प्लस Q2, और इन दोनों में बीच में मल्टीप्लीकेशन। अब चेंजिंग क्वांटिटी 3000 से 5000 होगा, तो चेंजिंग क्वांटिटी कितनी है? 2000। चेंजिंग प्राइस 300 से 200, तो 100, चेंजिंग प्राइस 100, P1 प्लस P2, 300 एंड 200 ऐसी क्वांटिटीज थी। क्वांटिटी पहले 3000 थी, अभी 5000। बस आप आराम से सॉल्व करिए एंड आंसर निकालिए। ओके, कैसे करना मैंने लिख के दिया, बस कैलकुलेटर पे निकाल लीजिए। ओके, when the numerical value of cross elasticity between two goods is very high, cross elasticity is very high, फॉर्मूला क्या है क्रॉस इलास्टिसिटी का? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ x बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ y। और ये हाई है, बहुत हाई है। मतलब क्या कि दोनों गुड्स बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट से एक दूसरे के बहुत ही क्लोज सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, the goods are perfect complements, नहीं, the goods are perfect substitutes, there is a high degree of substitutability, yes, high degree। कि आपने बोला क्रॉस प्राइस की वैल्यू हाई, अगर आप बोलते क्रॉस प्राइस की वैल्यू इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट, तो हम जानते हैं इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। तो अगर आप बोलते कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है, तो मैं बोलता हूं कि फिर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। और अगर आप बोलोगे इनफाइनाइट नहीं है, हाई, देयर इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू इज हाई, तो बोलूंगा परफेक्ट तो नहीं है बट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे, दैट इज क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मतलब क्या? High degree of substitutability. If the local pizzeria raises the price of medium pizza from एवढा to एवढं and the demanded falls from एवढं to एवढं, the price elasticity using R। बड़ा मैं फर्स्ट लिख के देता हूँ वापस एक और बार, चेंजिंग क्वांटिटी अपॉन चेंजिंग प्राइस। अभी नीचे आएगा Q1 प्लस Q2, ऊपर जाएगा P1 प्लस P2, बीच में मल्टीप्लिकेशन। अब चेंज इन क्वांटिटी देखिए 700 से हो गया 100, तो क्वांटिटी में चेंज है 600 का, और ये Q1 और Q2, Q1 Q2 कितना लिख दूं मैं? तो चेंजिंग क्वांटिटी 700 से हो गए 100, तो 600,
एंड क्वांटिटी पहले कितनी थी 700, Q1 इज 700, Q2 को डाल देना 100, वैसे प्राइस 60 to 100 हो गई, तो चेंज इन प्राइस इज 40 और P1 था 60, P2 है 100, बस वैल्यूज लीजिए और आंसर निकालिए, इजीली आ जाएगा ना, 600 अपॉन 40 इंटू 160 अपॉन 800। इलेक्ट्रिसिटी अगर इनलास्टिक है, मान लो डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज इलास्टिक एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्रीजेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर। अरे इलास्टिक डिमांड है, चार्ज बढ़ाना तो बढ़ाओ, हम हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे चाहिए तो डिमांड को कॉस्ट नहीं करने देंगे। इलास्टिक डिमांड मींस प्राइस चाहे बढ़ाना है घटाना जो करना है तो वह डिमांड होना चाहिए। सो if the demand is inelastic and the electricity charges increases, which of the following is likely to occur? Quantity demanded will fall with large amount, नहीं with very less amount, क्योंकि इलास्टिक डिमांड है। क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल विद रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट, कि इन इलास्टिक डिमांड ऐसा क्लियरली दिया गया है। सपोज द डिमांड फॉर मील्स और मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट इज इलास्टिक, मान लो यहाँ पे मीडियम प्राइस वाला जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे इलास्टिक डिमांड है। इलास्टिक मतलब क्या, आप प्राइस को सेंसिटिव हो, थोड़ा भी प्राइस दो ना डिमांड में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखेगा, उसको कहते हैं ना इलास्टिक टू प्राइस। So suppose the demand for meals at a medium price restaurant is elastic. If the management of the restaurant is considering raising the prices, it can expect देखो अगर तुम प्राइस रेज कर रहे हो ना, लेट मी वार्न यू, डिमांड इज इलास्टिक, प्राइस हिलाओगे थोड़ा भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखेगा हमारे डिमांड पे। सो लार्ज फॉलिंग ऑन डिमांड, यस आप प्राइस को राइज करोगे ना बहुत इंपैक्ट दिखेगा, बिकॉज आवर डिमांड इज इलास्टिक। सुन लो, पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। हमने पढ़ा था पॉइंट इलास्टिसिटी तब काम का है जब बहुत स्मॉल चेंज हो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस बहुत छोटा हो, अप्रोचेस ऑलमोस्ट जीरो हो, तो उस केस में हम उसको डेरिवेटिव से सॉल्व करते हैं। डेरिवेटिव मतलब एसेंशियली पॉइंट इलास्टिसिटी, राइट। मैं रेगुलर लेक्चर में बताया था कि पॉइंट इलास्टिसिटी डेरिवेटिव्स कैसे आ सकते हैं, मैथ्स का डेरिवेटिव्स जो हम पढ़ते हैं, essentially that is the formula of point velocity। लेकिन हमको कोई डेरिवेटिव यूज नहीं करना भाई, इकोनॉमिक्स चल रहा है ना, इको चल रहा है ना, तो मैथ्स का डेरिवेटिव्स क्यों पढ़ेंगे हम अभी। हालांकि रेगुलर लेक्चर में बताया था कि दोनों सेम है, अभी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो पॉइंट वेलोसिटी का फॉर्मूला लोअर सेगमेंट अपना अपर सेगमेंट हम जानते हैं, और ये कब यूज करेंगे जब व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज वेरी स्मॉल। ओके, सो बुक की प्राइस डबल है भाई, परसेंटेज डबल हो जाना बहुत बड़ी बात है। रेस्टोरेंट इज कंसीडरिंग लोअरिंग द प्राइस ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव डिश बाय 50%, 50% बहुत बड़ा है, नियर जीरो चाहिए, परसेंटेज चेंज नियर जीरो। Auto producer is interested in determining the response of the consumers to the price of cars being lowered by 100। कार की प्राइस 100 रुपए से कम होगी। 100 रुपए मतलब क्या है, द परसेंटेज चेंज इज वेरी लो। 100 रुपए, गाड़ी होगी 10 लाख 15 लाख की, 10 लाख 15 20 25 50 लाख में, मतलब मेरी गाड़ी रहेगी तो भाई 15 20 लाख वाली, स्नेहा मैम की गाड़ी रहेगी बेटा तो 50 60 लाख वाली गाड़ी रहेगी, लेकिन तो ये 50 60 लाख रुपए में 100 रुपए का डिस्काउंट कितना परसेंट है, नियर जीरो। यहां पॉइंट प्लस काम का। A decrease in price will result in an increase in total revenue। देखो प्राइस मैंने कम किए, टोटल रेवेन्यू मेरा बढ़ेगा क्या, आप बोलोगे ऐसा प्राइस कम किया रेवेन्यू कैसे बढ़ सकता है, तब बढ़ सकता है अगर डिमांड इलास्टिक हो। सो अगर डिमांड इलास्टिक है तो क्या होगा, मैंने थोड़ी सी प्राइस कम की पर क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और उससे मैंने थोड़े से डिस्काउंट देने से मेरे बहुत कस्टमर्स बढ़ेंगे और मेरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, थोड़ा सा डिस्काउंट दो। पर अगर क्वांटिटी डिमांड बहुत बढ़ गया था, मुझे बताओ थोड़ा सा प्राइस चेंज हो रहा है और मैं चाहता हूं कि क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो, इसी का मतलब कि डिमांड हैज टू बी इलास्टिक, तो ही मैं बोल पाऊंगा कि टोटल रेवेन्यू मेरा बढ़ेगा। मतलब ही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड शुड बी मच लार्ज, मच ग्रेटर रादर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस नहीं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर ऐसा हुआ ना तो ही डिस्काउंट देना सेंसिबल होगा। An increase in the price will result in an increase in revenue if, तो मैंने प्राइस बढ़ा है राइट, और मेरा रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। ऐसा कब मुमकिन है मालूम है, जो आपने प्राइस बढ़ाया लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड गिरी, क्वांटिटी डिमांड गिरी बहुत छोटी सा थोड़ी सा, प्राइस बढ़ा था बहुत लोगों को बुरा लग गया ना, तो गए मेरे तो वांदे लग गए, मेरे तो वांदे लग गए। लेकिन अगर मेरा डिमांड इनइलास्टिक हो, मतलब ही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लेस हो एज कंपेयर टू मैंने जितनी प्राइस बढ़ाई, मैंने 60-70% से प्राइस बढ़ाई, 2-5% से डिमांड बढ़ गई, इस केस में मैं कहूंगा कि प्राइस बढ़ाना फायदे का रहा। सो मेरा टोटल रेवेन्यू तभी बढ़ सकता है अगर मैं प्राइस बढ़ा रहा हूं और मैं चाहता हूं मेरा रेवेन्यू बढ़े। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस।
the percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price. 30 का आंसर है आगरा। मैंने प्राइस बहुत बढ़ाई तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरा, लेकिन लेस लेस अमाउंट, कम। तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई प्राइस बढ़ाना फायदे में रहा। डिमांड फॉर अ गुड विल टेंड टू बी इलास्टिक। इलास्टिक कब रहता है? स्मॉल पार्ट नहीं, स्मॉल अगर कंज्यूमर की इनकम का स्मॉल टुकड़ा है, बहुत ही बजट में इसका छोटा सा प्रोपोर्शन है, तो इसके डिमांड के लिए हमको टेंशन नहीं है, क्या हम इलास्टिक रहते हैं। तो गुड्स में अगर बहुत सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो तो वी आर इलास्टिक। सब्स्टिट्यूट्स बहुत है ना, सब्स्टिट्यूट बहुत है, तो ये नहीं तो वो, यस और नो। अगर सब्स्टिट्यूट्स है तो वी आर इलास्टिक, इसकी प्राइस थोड़ी बढ़ गई, छोड़ दो, दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड खरीद लो। Yes, sir. In case of substitutes, price elasticity is high. Demand for a good will tend to be inelastic. If inelastic कब रहता है? जब बहुत substitute से नहीं है, substitute से तो हम elastic है। And good is luxury नहीं, luxury में भी elastic demand रहता है। Good is a small part of consumers income. अरे यार वो good income क्या, वो बटन बटन मेरे इनकम का क्या ही तो हिस्सा जा रहा है उस बटन में, उसकी प्राइस बढ़े या घटे मेरा डिमांड नहीं बदलेगा। इट्स वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ माय इनकम। So when the goods occupy very small portion of the total income, so you tend to be inelastic in the demand of such goods. So that's what the question was. Hence, C. Suppose the consumer's income increases from 30 to 36. As a result, the consumer increases the purchase from 25 to 30. What is income elasticity? ARC method use करें income elasticity। अभी प्राइस इलास्टिसिटी के लिए आपका फॉर्मूला क्या था? चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अभी प्राइस के बदले डिटरमिनेंट है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, और अभी उल्टा करना है। ऊपर आएगा Q1 प्लस Q2, नीचे आएगा E1 I1 प्लस I2, नीचे मल्टीप्लिकेशन। वैल्यूज डालते चेंज इन इनकम। इनकम कितने से बदला है? 6000 से। ओके, क्वांटिटी कितने से बदली? 25 की 30 हो गई। 25 की 30 मतलब 5 से, तो 25 की 30 हो गई, और इनकम 30 का 36 हो गया। तो पहले इनकम 30 था, अब 36 है। फिगर्स आ गए हैं, बस आंसर निकालेंगे। न्यूमरेटर में आएगा 6000, यहाँ पे है 5 इंटू ये आएगा 55, और ये आएगा 66,000। सो कैलकुलेटर पे करते हुए 2 गेले उड़त, 6 1 जा 11 जा 11 1 जा 11 5 जा 5 गेले। ओ शिट, no need of the calculator? Are you telling me there's no need of calculator? Oh. हाँ, अब देखिए हमने कहाँ गलत किए हैं, कहाँ गलत किए हैं हमने, चेक करेंगे एक बार। वापस देखिए 6000, ये जीरोस गए। ओके, 6 1 जा 6 भी गए, यहाँ पे 11 11 1 जा 11 5 जा 5 भी गए। ओ माय गॉड, सब कट गया है। तो फाइनल आंसर आएगा 133 का आंसर है 1, राइट। मतलब ऑप्शन बी बॉम्बे। सब कट गए, सब कट गए तो आंसर 1 बच गया। ओके, सो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, सॉरी आंक इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी में ऐसा नहीं है। इनकम इलास्टिसिटी को भी आप आंक से सॉल्व करें, सिर्फ चेंज इन प्राइस के बदले चेंज इन इनकम लिखें। TU is maximum when TU is maximum when MU is 0। देखो नहीं, जब MU 0 हो जाता है, जब तक MU 0 नहीं होता TU बढ़ते बढ़ते जाता है, फिर MU नेगेटिव होता है ना, तब TU गिरता है। और यहाँ पे TU बढ़ता है बट डिक्रीजिंग रेट से, राइट। सो TU is maximum when MU is 0। Which one is not an assumption of theory of demand based on the analysis of indifference curve? कौन नहीं है? Which one is not an assumption based on indifference curve? Indifference में क्या हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गिवन स्केल ऑफ प्रेफरेंस, ये भी हम अजम्पशन करते हैं। मार्जिनल ऑफ रेट ऑफ, ये भी कंज्यूमर्स वुड प्रेफर मोर ऑफ अ पर्टिकुलर गुड देन लेस, ये भी हम अज्यूम करते हैं। तो बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन आप इजीली बोल सकते हो DMU ऑफ मनी। ये हमको इंडिफरेंस फॉर्म में अजम्पशन करने की जरूरत ही नहीं है कि इंडिफरेंस को एनालिसिस में हम चीजों को मनी में गिनते ही नहीं गिनते हम मनी में उसको, इसलिए ये अजम्पशन करने की जरूरत नहीं है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट है ना। सिंस मोर ऑफ वन कमोडिटी एंड लेस ऑफ अनदर कमोडिटी रिजल्ट्स इन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मैंने आपसे कहा था इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है पूछा तो बोलना सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, पर डाउनवर्ड में कॉन्वेक्स क्यों है पूछा तो बोलना इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हमने देखा था रेगुलर लेक्चर में। 37 वन, suppose that a worker in a steel plant managed to force a significant increase in their wage package। वर्कर्स के वेजेस बढ़ गए,
how would the new wage contract likely to affect the supply of steel? इससे बड़ा वेजेस बढ़ रहा है, आपका वेजेस बढ़ रहा है मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है मतलब सप्लाई कम हो रहा है। अब सप्लाई कम हुआ है बट प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस की वजह से होता सप्लाई कम तो मैं कॉन्ट्रैक्शन मिलता, पर सप्लाई कम हुआ बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स हिल गए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हिल गया, इसलिए सप्लाई कम होने को हम बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई या लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई, लेफ्टवर्ड, so supply will shift to left A. Which of the following is incorrect? Indifference curve downward sloping है, yes. Convexity curve implies that the slope of indifference curve diminishes as one moves from left to right, yes. Slope diminishes मतलब ही MRS diminishes, yes, ये भी correct है. Income velocity of inferior goods is positive, no. इनकम और इंफीरियर में उल्टा रिलेशन है, इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड्स छोड़ देंगे हम, पॉजिटिव रिलेशन नहीं, नेगेटिव है, ये ऑप्शन गलत है और गलत ही चूज करने के लिए बोला था। सो सी, successive units of stamp collected by the little boy gives him greater and greater satisfaction, satisfaction बढ़ते बढ़ते जा रहा है, one more stamp कलेक्ट कर रहा है, लॉ ऑफ डीएमई तो उल्टा आता है, मजा कम कम होता है, वन मोर यूनिट कंज्यूम करने से मार्जिनल डिक्रीजेस, और इस स्टैम्प में बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स क्या एक्सेप्शन है टू लॉ ऑफ डीएमयू, ये हमने एग्जांपल में पढ़ा भी था, मेरे चार्ट्स में भी है एक्सेप्शंस है ना, जैसे आपके जो आपका जो पैशन रहता है, आपका कोई ऐसा है ना कोई हॉबी रहेगी तो इसमें कभी कभी एक्सेप्शन देखने को मिलता है। What will happen if the rice market? What will happen in the rice market if the buyers are expecting higher prices in future? बड़ा फ्यूचर की प्राइस में और आज की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन रहता है, फ्यूचर में राइस महंगा होने वाला है, चलो 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 आज ही राइस ज्यादा खरीदो, तो राइस की डिमांड बढ़ी, पर इसलिए नहीं क्योंकि राइस की आज की प्राइस हिली है, आज की प्राइस नहीं हिली है, एक्सपेक्टेड प्राइस ई हिला है, ई जो राइस में बोलता हूँ ना, राइस में से ई हिला है, ई एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ी, जब किसी और फैक्टर की वजह से हमारा डिमांड बढ़ता है तो इसको हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड या राइटवर्ड शिफ्ट, increase in demand या rightward shift, so demand will increase and the demand curve will shift to right, 40 का आंसर is A आगरा। in case of given goods the demand curve usually will be, देखो बेटा डिमांड का गिवन गुड्स इज एक्सेप्शन, तो वैसे तो डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोपिंग रहता है, बट इन केस ऑफ गिवन इट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग टू राइट, अपवर्ड मतलब ही पॉजिटिव, गिवन इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में उल्टा रहता है। by consumer surplus, economics means consumer surplus का फॉर्मूला क्या है बेटा, mu minus p, what is mu, the maximum amount a person is willing to pay than the price, तो प्राइस से जितना आप ज्यादा देने को तैयार हो उसी को कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं, mu minus प्राइस, सी ऑप्शन सी की बात कर रहा है। which of the following is a property of indifference, its convex to origin because of diminishing MRS, yes, marginal rate of substitution is constant as you move along the difference curve, no, decreases, MRS decreases, एमआरएस का कांस्टेंट रहता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में, जहां पे इंडिफरेंस का स्ट्रेट लाइन हो जाता है, टच नहीं करेगा एक्सिस को, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, इस केस में हम कहेंगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट केस में एमआरएस इज कांस्टेंट, ओके। एक जनरल इंडिफरेंस कर्व में एमआरएस इज नॉट कांस्टेंट इन जनरल, ओके। सो 43 का आंसर ये भी हो सकता है, मार्जिनल यूटिलिटी इज कांस्टेंट एज यू मूव अलोंग द इंडिफरेंस कर्व, ये ज्यादा गलत है। से एक बार के लिए एमआरएस कांस्टेंट हो सकता है इफ इंडिफरेंस कर्व इज बिटवीन द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, एक बार के लिए बी ऑप्शन स्पेशल केस में हो सकता है, बट मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट, भाई मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये वाला कैसे क्या हो सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी पूछा था, तो देखिए ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला गलत क्यों, इन जनरल गलत है, इंडिफरेंस कर्व में एमआरएस फॉलोइंग होता है, हाँ अनलेस वो एमआरएस परफेक्ट सब्स्टिट्यूट था, और यहाँ पे तुमने बोला कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं, ये डायलॉग 100% शत प्रतिशत करेक्ट नहीं है, तो शत प्रतिशत करेक्ट कौन है, ए, जो द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी बोला था, so this convex to origin due to decreasing MRS, बिल्कुल सही है। When economists speak about the utility of a certain good, they refer to, बेटा utility मतलब anticipated want satisfying power, anticipated मतलब ही expected satisfaction, not the real। utility और usefulness सेम नहीं है, utility मतलब डिमांड नहीं होता, rate at which consumers are willing to exchange, सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं है, एक्सचेंज की बात, utility is the anticipated want satisfying power, anticipated माने expected। वर्टिकल सप्लाई का मतलब प्राइस बढ़ी तो भी उतना ही सप्लाई होगा, मीडियम प्राइस उतना ही सप्लाई होगा, लोअर प्राइस उतना सप्लाई होगा, मतलब सप्लाई इज परफेक्टली इनलास्टिक, मतलब ही परफेक्टली इनलास्टिक मतलब ही की वैल्यू जीरो है, परफेक्टली इनलास्टिक हिलेगा ही नहीं, जीरो।
45 का आंसर ये आ गया. 46 normal good with a downward sloping demand curve, or a normal good with a downward sloping demand curve. Okay. Price elasticity of demand is negative. Income elasticity of demand is negative. गलत. नॉर्मल गुड में इनकम और नॉर्मल गुड का डिमांड पॉजिटिव रिलेशन होता है. इनकम बढ़ता है तो नॉर्मल गुड का डिमांड बढ़ता है. ये कहता है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ नॉर्मल गुड इज नेगेटिव. ओके. प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव हो सकता है. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ नॉर्मल गुड इज पॉजिटिव. प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव ही रहता है क्योंकि प्राइस हमारी प्राइस में और हमारी डिमांड, इस प्रोडक्ट के प्राइस में इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड है, रिवर्स रिलेशन नेगेटिव है. कंप्लीटली. So price elasticity can be negative. Income elasticity for normal good is an increase in the supply of a good is caused by supply कब बढ़ेगा? Improvement in technology, yes. Fall in the price of other goods which can be produced using same input. हाँ, same input. जैसे आलू से वड़ा पाव भी बनता है, आलू से समोसा भी बनता है, तो वड़ा पाव की प्राइस गिर गई है. जैसे छोड़ वड़ा पाव, इस आलू से हम समोसे बनाएंगे तो समोसे का सप्लाई बढ़ गया क्योंकि इस इनपुट से जो दूसरी चीज बन सकती थी उसकी प्राइस गिर गई, इसलिए मैंने वड़ा पाव बनाना छोड़ दिया, समोसा बनाना स्टार्ट किया. Fall in the price of factors of production. हाँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस गिर गया, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, इसलिए सप्लाई बढ़ गया. सप्लाई विल इंक्रीज इन ऑल ऑफ द अबव केसेस. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पांसिवनेस ऑफ अ सप्लाई ऑफ अ गुड द चेंजेस इन इट्स प्राइस. उसको कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू. हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व मतलब ही यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब ई की वैल्यू इनफाइनाइट है. 49 का आंसर बी बम्बैया. नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइस. कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन प्राइस केस होता है. सप्लाई कब गिरेगा? जब प्राइस गिरेगी. प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन होता है. सो कॉन्ट्रैक्शन होना है मतलब क्वांटिटी सप्लाइड गिरनी है, वो कब होगी? जब मार्केट में प्राइस नहीं मिलती. प्राइस नहीं मिल रही तो सप्लाई विल नॉट हैव इनफ इंसेंटिव, इसलिए सप्लाई गिरेगा, क्वांटिटी सप्लाइड गिरेगी. ऑस्पिशियस गुड्स को ही कहते हैं क्या? वेबलिन गुड्स, स्नॉब गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स, ऑल ऑफ द अबव ब्रो, ऑल ऑफ द अबव ब्रो. ऑस्पिशियस गुड्स इसी को तो कहते हैं शाइनिंग मारने वाले गुड्स, स्नॉब अपील होती है. प्रोफेसर वेबलिन ने ढूंढा था इनको. द क्वांटिटी परचेस ढूंढा था उन्होंने, मतलब उसके ऊपर उन्होंने थ्योरी दी थी. क्वांटिटी परचेस रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन इनकम. इसी को कहते हैं इनकम इनलास्टिक. इनकम बढ़े या घटे, क्वांटिटी परचेस रिमेन्स सेम, इसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी इज जीरो, मतलब ये perfectly inelastic. See, Calcutta is the answer to 53. As the income increases, the consumer will go in for superior income goods, and consequently, demand for inferior goods will fall. This means inferior goods have they by just the pushte inferior goods का और income का negative relation है, negative income elasticity है inferior goods का. Normal goods का positive रहता है. When income increases, money spent on necessities of life may not increase in same proportion. This means कि इनकम मान लो 30% से बढ़ गया, नेसेसिटीज ऑलरेडी जीवन में होती है, और कितने रोटी चावल खाएंगे, तो रोटी चावल का डिमांड 2% से बढ़ गया. अमीर हो रहा है अंबानी दिन ब दिन, तो क्या रोटी चावल का डबल ट्रिपल खाता है क्या? अंबानी का इनकम 50% से बढ़ता है, तब जाके मान लो 1-2% वो भी ज्यादा खाता है. इसको कहते हैं कि नेसेसिटीज की इनकम इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, लेस देन प्रोपोर्शनल. इस समय इनकम इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. 4 का आंसर है दिल्ली. लग्जरी गुड्स के केस में मोर देन प्रोपोर्शनल इनकम इलास्टिसिटी होती है, इसको कहते हैं हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अ गुड व्हिच कैन नॉट बी कंज्यूम मोर देन वंस. एक ही बार खा सकते हो, बार बार नहीं खा सकते, इसको कहते हैं नॉन ड्यूरेबल. ड्यूरेबल मतलब बेटा ड्यूरेबल चले, तड़ा चले, साल चले, बड़े चले, क्वालिटी माल, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार यूज करिए के साथ आएगा, वो ड्यूरेबल. नॉन ड्यूरेबल कैन बी कंज्यूम वंस. relative price मतलब क्या? a price expressed in terms of money. okay, so एक a price ratio of money price to another is relative price मतलब क्या? कि एक की price in relation to someone else's price. जैसे वड़ा पाव की price as compared to समोसे की price, इसको बोलते हैं price relative. so price relative means what? the ratio of one money price to another. दोनों मनी में गिने, एक की प्राइस जब दूसरे से कंपेयर करो तो उसको कहते हैं प्राइस रिलेटिव. यही मैं आपको इंडेक्स नंबर में पढ़ाता हूँ, याद है? इंडेक्स नंबर में हम पढ़ते हैं प्राइस रिलेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स. वह इंडेक्स नंबर में हम पढ़ते हैं कि ना मैंगो की आज की प्राइस अपॉन मैंगो की कल की प्राइस इज कॉल्ड एज प्राइस रिलेटिव ऑफ मैंगो. याद आता होगा? ठीक नहीं तो मैथ्स में मिलेंगे तब देख लेंगे.
और पॉइंट बिलो द बजट लाइन, भाई बजट लाइन के भी नीचे रह गया, बजट लाइन एक्सेस को टच कर सकता है, इंडिफरेंस का नहीं बट बजट लाइन कर सकता है, और उसके नीचे अगर आप रह गए डियर स्टूडेंट्स, ये दिखाता है अंडर स्पेंडिंग, रिप्रेजेंट्स क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच कॉस्ट लेस, नहीं विच गिव्स यू लेस सेटिस्फेक्शन, represents combination of goods which is unattainable, attainable नहीं अटेन कर सकते हो, represents a combination of goods which cost more नहीं रहे, represents a combination of goods which cost the whole नहीं less, बी बॉम्बे, represents the combination of goods which cost less। अरे आप अपना इनकम से कम खर्च करना, ये तो नीचे बजट के नीचे आपके आराम से खरीद सकते हो, इसने कहा नॉट अटेनेबल है, अनअटेनेबल नहीं अटेनेबल है, बस अंडर स्पेंडिंग करना पड़ेगा, you'll have to spend less than the income। next one 59, डिमांड इज क्या, डिमांड इज, डिमांड में आपको क्या बताऊं, डिमांड मतलब क्या, क्वांटिटी डिमांडेड एट अ गिवन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, यस, द एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ अ गुड, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड, और दैट कैन popularly be called as just demand। So demand is essentially the study between quantity demanded and the price of a good, provided other things are constant, we want to, suppose potatoes have minus 0.4 income velocity, we can say that, बट देखो इनकम वेलोसिटी क्या आपने देखा नेगेटिव है, हाँ जी हमने देखा, मतलब क्या आपने कंक्लूड कर लिया ये जरूर इंफीरियर गुड होगा, हाँ जी सर, हाँ इंफीरियर गुड में ही तो इनकम वेलोसिटी नेगेटिव होती है। सो यू टेल मी कि पोटैटो के केस में इनकम वेलोसिटी इज माइनस 0.4, आई कैन कंक्लूड कि पोटैटो इज एन इंफीरियर गुड, potatoes are inferior। next one 61, which of the following, with the price of the tomato increases and people buy tomato puree, you infer that tomato puree and tomatoes are, but the price of the tomatoes increases and people buy tomato puree, अब प्राइस टोमेटो की बढ़ रही है और टम्बक डिमांड प्यूरी का बढ़ रहा है, प्यूरी मतलब ये प्यूरी एंड टोमेटोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे एक दूसरे के, सब्स्टिट्यूट्स के केस में पॉजिटिव रिलेशन होता है, देखो हमको दिख रहा है कि प्राइस टोमेटो की बढ़ रही है और इसकी डिमांड बढ़ रही है, मतलब इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, तो ये दोनों जरूर सब्स्टिट्यूट्स होंगे, ये टोमेटो की प्राइस, ये टोमेटो की प्यूरी की प्राइस, टोमेटो के प्यूरी की डिमांड, तो टोमेटो की प्राइस बढ़ने की वजह से लोग बोले टोमेटो बहुत महंगा गिर रहा है, तो टोमेटो खरीदेंगे फिर घर में बनाएंगे प्यूरी, उससे अच्छा आएगी प्यूरी ले लेते रेडीमेड, तो जरूर टोमेटो प्यूरी और टोमेटो दुश्मन होंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और सब्स्टिट्यूट में ही असर है, प्राइस एंड क्वांटिटी, जो प्राइस एंड सब्स्टिट्यूट की डिमांड में सेम डायरेक्शन या पॉजिटिव रिलेशन होता है। टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट्स, if the price of tea increases the demand for coffee will, okay simple, अरे वो सब्स्टिट्यूट्स है, सब्स्टिट्यूट में सेम डायरेक्शन होता है, दुश्मन की प्राइस बढ़ती है हमारे दुश्मन की प्राइस बढ़ गई तो हमारी डिमांड बढ़ेगी, हमारे दुश्मन की प्राइस कम हुई तो हमारा डिमांड गिरेगा, तो लोग अपने दुश्मन पे आते हैं। तो टी एंड कॉफी अगर एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स है, सो इफ टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट्स, इफ द प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस द डिमांड फॉर कॉफी, अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है ना तो लोग टी छोड़ कॉफी पिएंगे, सो डिमांड फॉर कॉफी विल इंक्रीज विल डिमांड ऑफ कॉफी बिकॉज ऑफ समवन एल्सेस प्राइस, किसी और की प्राइस में से जब आपकी डिमांड हिले इसे कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट या इंक्रीज इन डिमांड, सो इंक्रीज इन डिमांड होगा एंड शिफ्ट राइटवर्ड होगा, कॉफी इस क्वेश्चन में पुश। पोटैटो चिप्स एंड पॉपकॉर्न आर सब्स्टिट्यूट्स, राइज इन द प्राइस ऑफ पोटैटो, ए भाई आप अपना फिश टोमेटो जो है वो मेरा फिश क्या था चिकन वो अपना लेके करा भाई, अब मेरे हिसाब से करने दीजिए, हाँ जी, पोटैटो चिप्स एंड पॉपकॉर्न आर सब्स्टिट्यूट्स, a rise in the price of potato chips will dash the demand for popcorn and quantity of popcorn sold will, ठीक है, अगर ये दुश्मन है तो इन दोनों में सेम पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइस पोटैटो चिप्स की बढ़ रही है तो लोग पोटैटो चिप्स को छोड़कर पॉपकॉर्न लेंगे, सो will increase the demand of popcorn and the quantity demanded of popcorn will increase, or demand increase तो quantity demanded, quantity of popcorn sold will also increase, demand ज्यादा है, तो 63 का आंसर है ए आगेरा। नेक्स्ट वन, if the price of orange juice increases the demand for apple juice will, बेटा orange juice and apple juice एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए ऑरेंज का जो प्राइस बढ़ता है तो एप्पल का डिमांड जो बढ़ेगा और एप्पल जूस का डिमांड बढ़ेगा,
सो राइट, एप्पल जूस का डिमांड बढ़ रहा है पर किसी और की प्राइस पे से, तो इंक्रीज वर्ड यूज करेंगे, एक्सपेंशन नहीं, इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ एप्पल जूस, या राइट वर्ड शिफ्ट in the demand for computers. Increase because they are substitutes. Increase in the demand for computers, other things remaining same will. अब अगर डिमांड बढ़ रहा है कंप्यूटर से, तो इंक्रीज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बॉट, हाँ, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बॉट विल इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन द प्राइस क्यों होगी? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कंप्यूटर क्यों होगा? क्या प्राइस कितनी होगी, तो सप्लाई को भी देखकर बोलना पड़ेगा। नुस्ता डिमांड बढ़ रहा है इसलिए प्राइस बढ़ेगा ऐसा सर्टनली नहीं बोल सकता मैं, सप्लाई के बारे में भी बोलूं मुझे। इंक्रीज इन द प्राइस एंड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बॉट। अब देखो, अगर आप अदर थिंग्स रिमेइंग सेम बोल रहे हो, मतलब हम मानेंगे चलो कि सप्लाई सेम, ऐसे केस में जब डिमांड कंप्यूटर की आप बढ़ाओगे तो कंप्यूटर का प्राइस भी बढ़ेगा, और कंप्यूटर जो आप बॉट होंगे, जो लोग कंप्यूटर खरीदेंगे वो भी बढ़ेगा, क्योंकि वो डिमांड बढ़ा रहे, इससे क्वांटिटी तो बढ़नी थी, प्राइस भी बढ़ेगी, ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कहा था अदर थिंग्स बीइंग सेम। इसका मतलब ही कि सप्लाई कांस्टेंट रहेगा ऐसा हम मानेंगे। सप्लाई जब सेम है और तब डिमांड बढ़ाते हो आप, प्राइस तो बढ़नी ही है, तब तो प्राइस बढ़नी ही है, तो डी जल्दी है। आप बोलो इसे सप्लाई का कुछ दिया नहीं, बोलो ना अदर थिंग्स सप्लाई रिमेन सेम, और हम डिमांड ज्यादा करो, मैं कंप्यूटर देना, प्लीज कंप्यूटर चाहिए, मैं कंप्यूटर चाहिए, वो कंप्यूटर वाला बोल रहा है आएगा माल, बहुत डिमांड बढ़ रहा है, तो सप्लाई नहीं बढ़ा, डिमांड जब बढ़ती ना प्राइस सप्लाई का भी भाव उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। When the total demand of for a commodity whose price has fallen increases, when the total demand for a commodity जिसकी प्राइस गिर गई है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, when the demand for a commodity whose price has fallen increases, it is due to it is due to what? Income effect, substitution effect, complementary effect, price effect। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी को हम क्या कहेंगे बड़ा ध्यान से, when the demand for a commodity whose price has fallen increases, प्राइस गिरने की वजह से जब क्वांटिटी डिमांडेड बस बढ़ेगा, तो सिंपल सा सवाल 66 है ना, कि प्राइस बढ़ने की वजह से, सॉरी प्राइस गिरने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, इसका मतलब ये प्राइस ऊपर, ये प्राइस ऊपर, यस और नो? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 67 देखते हैं, which with a fall in the price of commodity, अगर कमोडिटी का फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी हो रहा है, तो कंज्यूमर का रियल इनकम इंक्रीज होगा क्या? यस, जब सस्ते में मिल रही है वो चीज, तो जो रियल इनकम मतलब क्या है, जो बाद में बच जाता है, सो क्योंकि सस्ता हो गया तो आपके जो पैसे खर्च हुए कम खर्च हुए, क्योंकि पैसे कम खर्च हुए, रियल इनकम बढ़ गया, ऐसा कह सकते हो। तो 67 का आंसर है आगरा। 68, with an increase in the price of diamond, the quantity demanded also increases. This is because प्राइस डायमंड की बढ़ रही है और लोग क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्राइस डिमांडेड ऑफ डायमंड बढ़ रही है, कि डायमंड एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड है, ये प्रेस्टिजियस गुड है, क्या है, ये ऑस्पिशियस गुड है, शाइनिंग मारने वाले गुड्स है, एंड ऐसे गुड्स में ऐसा ही होता है, ये गुड्स शाइनिंग मारने के लिए खरीदे जाते हैं, एंड हेंस जब इनकी प्राइस बढ़ती है तो हम कह सकते हैं इनका डिमांड भी बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, शाइनिंग के लिए लिया लोगों ने, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। An example of good that exhibit direct price demand relationship, प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप, ऐसे कौन से गुड है? यही है एग्जांपल ऑफ गुड दैट एग्जिबिट डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप। सब्स्टिट्यूट गुड्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि प्राइस बढ़ रही है तो सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ रही है, हमारी प्राइस बढ़ रही है तो लोग हमको छोड़ रहे हैं और हमारे दुश्मन को खरीद रहे हैं। In economics, when demand of for a commodity increases with a fall in its price गिरा, and when the demand of a commodity increases, quantity demanded बढ़ा, it is known as, जब खुद की प्राइस के से अपनी डिमांड बढ़े, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाए, उसको कहते हैं एक्सपांशन ऑफ डिमांड। The quantity supplied of a good or service is the amount that quantity supplied मतलब क्या है? Is that amount that which is actually bought during a given period of time at a given price। बड़ा bought तक की बात नहीं, supply है which is available cost, producers wish they could say, wish नहीं, which is actually producers plan to sell during the time period at a given price, so कहते हैं supply। So supply is that quantity which producers are willing, they are looking forward to, they are planning, they plan to sell at that price in the given time period, उसको कहते हैं quantity supply। नहीं तो रहता है stock is available, we are not planning to sell it। supply is the क्या, supply is क्या, cost of producing input, entire relationship between quantity supplied and the price। Yes, Calcutta, in the book market, supply books will decrease
एनी ऑफ द फॉलोइंग अकर्स, इफ एनी है, एनी क्या, सप्लाई कब गिरेगा, when there is a decrease in the number of book publishers, yes, पब्लिशर गिर गए, so a decrease in the number of book publishers in the book market, the supply of book will decrease if any of the following occurs. अब ध्यान से बड़ा, आप जब सप्लाई वर्ड यूज करते हो ना, अब पब्लिशर्स अगर कम हो गए तो स्टॉक ही कम होगा, क्योंकि बनेगा ही नहीं। पर आप जब सप्लाई बोलते हो ना, सप्लाई विल डिक्रीज एनी ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस, तो उसका सिंपल है डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बुक। अगर प्राइस ही गिर गई ना हमारे बुक की, तो सप्लाई विल डिक्रीज। 73 का आंसर है। सी ए जो है पब्लिशर ही नहीं रहे, बुक के पब्लिशर ही नहीं रहे। अब बुक के पब्लिशर्स ही नहीं रहे तो बुक बनेंगी ही नहीं, अरे बड़ी बुक बनेंगी ही नहीं। बट इससे स्टॉक ऑफ द बुक्स एक बार के लिए चेंज हो जाएगा। सप्लाई जो है ये, और when you use the word supply, it is in relation to price. So जब डिक्रीज होगी इन द प्राइस ऑफ बुक, राइट, तो सप्लाई ऑफ बुक्स विल डिक्रीज। So 73 का आंसर ए होता अगर ऐसा कहते हो कि सप्लाई ऑफ द बुक्स विल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन प्राइस। सो जब खुद की प्राइस में से सप्लाई कम हो तो कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज करते हैं, डिक्रीज नहीं बोलते। आप जरा ध्यान से पढ़ना, उन्होंने वर्ड क्या यूज किया होगा इन द बुक मार्केट, द सप्लाई ऑफ द बुक्स विल डिक्रीज एनी ऑफ द फॉलोइंग अकर्स। सी डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ बुक्स है ना, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज, सप्लाई विल डिक्रीज से अच्छा क्वांटिटी सप्लाइड विल डिक्रीज ऐसा बोलते हैं तो ज्यादा करेक्ट रहता। आंसर इज बी बॉम्बे, आंसर इज बी बॉम्बे 73। नेक्स्ट 74 वाला देखिए, the price of a computer increases by 10%, supply increases by 25, percentage change in quantity supplied 25, अब हम percentage change in price, change in price चाहिए ना, velocity आएगा 2.5, ए आगरा 74 का आंसर है, ए आगरा 75। increase in the number of sellers of bikes will increase क्या, supply of bikes, और क्या, अगर बाइक बेचने वाले ज्यादा लोग हैं तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस क्यों बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ता है। If supply of bottled water decreases, other things remaining the same, the equilibrium price will dash and the equilibrium quantity will dash। क्यों बढ़ा? सप्लाई ऑफ वाटर डिक्रीज, सप्लाई कम हो रहा है, पीने को पानी नहीं मिल रहा है, सप्लाई कम हो रहा है, सो प्राइस जो है वो बढ़ेगी क्योंकि पानी मिल रहा है, सप्लाई गिर रहा है तो इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल डिक्रीज, क्योंकि सप्लाई नहीं है तो क्या ही तो हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का करेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो डिक्रीज होगा, बट अगर सप्लाई गिर रहा है इज डिक्रीजिंग, the equilibrium price will increase, quantity supplied, the equilibrium quantity will decrease। तो पहला आना चाहिए इंक्रीज, दूसरा आना चाहिए डिक्रीज। 76 का आंसर आगरा। A decrease in the demand for cameras, कैमरास का डिमांड डिक्रीज हो रहा है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम बिल। देखो बेटा डिमांड ही नहीं रहा कैमरा का, मोबाइल फोन में अंदर में प्यारे कैमरे, सो डिमांड अगर कैमरा का कम हो और अदर थिंग्स कांस्टेंट रहे ना तो मार्केट में प्राइसेस ऑफ कैमरास विल आल्सो, तो प्राइस तो गिरेगा और क्वालिटी का क्या होगा, क्वालिटी भी गिरेगी क्योंकि डिमांड ही नहीं है, डिक्रीज इन डिमांड। आप डिमांड कम करो तो खरीदोगे कम, कम तो खरीदोगे और डिमांड गिर रही है नहीं चाहिए हमको, आप जब डिमांड गिरा रहे हो तो मार्केट में प्राइसेस भी गिरेंगे, सो प्राइसेस तो गिरेंगे और क्वांटिटी भी गिरेगी, तो प्राइसेस तो गिरेंगे क्वांटिटी भी गिरेगी। तो 77 का आंसर क्या है, दोनों डिक्रीज डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ कैमरा डिमांडेड, यस, decrease in the quantity of cameras demanded। So 77 decrease in the quantity of camera demanded। अब ये आंसर सही है, बट प्राइस के बाद देखो ये प्राइस जो है ना इसके बारे में अपन सर्टेनली नहीं बोल पाएंगे। क्यों सर्टेनली नहीं बोल पाएंगे, मैंने आपसे कहा प्राइस का क्या होगा, इसके लिए आप डिमांड को भी देखना पड़ेगा, नुस्ता सप्लाई सॉरी नुस्ता डिमांड नहीं, सप्लाई को भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोला है कि डिमांड गिरी है, अब प्राइस का क्या होगा, प्राइस जो है ना डिमांड के साथ सप्लाई पे भी डिपेंड करता है। अरे सो नो
सो यार दोस्तों एक्चुअली है ना ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इनकी तरफ से ही थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। अब एक चीज को नोट करना, अगर डिक्रीज हो रहा है इन डिमांड ऑफ कैमरा, मतलब ये डिमांड का लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, ये तो कंफर्म है ना। तो ये अगर आपका सप्लाई कब है, ये ओरिजिनल डिमांड कब था, डिक्रीज इन डिमांड कब बोलते हैं हम, जब शिफ्ट करता है, वो डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट में शिफ्ट। तो इससे क्लियर है कि प्राइस जो है वो तो कम होगी, पहले की प्राइस देखो ये थी, अब ये प्राइस कम हो गई। सो द डिक्रीज द प्राइस एंड द नंबर ऑफ कैमरास बॉट। तो पहले देखो ओरिजिनल ये था, ये प्राइस थे, और ये ओरिजिनल ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड उस प्राइस पर, राइट। और अब डिमांड ही शिफ्ट हो गया, डिमांड कब कम हो रहा है, लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, डिक्रीज इन डिमांड। सो वो नया कर्व जब ड्रॉ करते हो तो इंटरसेक्शन यहाँ पे होगा, तो क्लियरली प्राइस भी कम हो रही है और क्लियरली आपकी डिमांड भी गिर रही है। डिमांड भी गिर रही है मतलब नंबर ऑफ कैमरास बॉट विल आल्सो डिक्रीज। सो डी दिल्ली इज अ मोर बेटर आंसर, सी नहीं, डी दिल्ली इज अ मोर बेटर आंसर, 77 का डी। ओके, ये सी फाइनल रहेगा भाई। Which of the following statement about the inferior good is oblique are false बोल रहे हैं। ओके, सो कौन false है, सब inferior goods are those that will never buy, that we will never buy no matter how cheap they are। ऐसा नहीं है we will never buy, मतलब क्या है, which of the following statement about inferior good is false, inferior goods are those that we will never buy no matter how cheap they are। हाँ, अब ध्यान से देखना इसका मीनिंग क्या निकालना चाहते हैं, वो ये बोलना चाहते हैं कि we will never buy because they are cheap। इनकम कल गिर जाए तो हम बाय करेंगे, पर क्योंकि उनकी प्राइस बहुत कम है, प्राइस बहुत कम है इसलिए हम बाय करेंगे, ऐसे वो नहीं है, प्राइस कितनी भी कम क्यों ना हो, क्योंकि हम उनको क्या ट्रीट करते हैं, इंफीरियर। इसलिए वो दो इंफीरियर गुड्स आर दोस गुड्स दैट वी विल नेवर बाय नो मैटर हाउ चीप दे आर, राइट। अब देखो ये ना नेवर वेवर ये जब वर्ड्स होते हैं ना, तब समझ जाना कि यही यूजुअली है ना थोड़े से क्वांटिटेटिव ऑप्शंस रहते हैं, क्योंकि नेवर बाय ये वर्ड क्या रहता है, हम बाय करेंगे, वो डिपेंड करता है कि हमारा इनकम कितना उस पर भी। सो नो मैटर हाउ चीप दे आर। सो ये वाला पॉइंट जो है, ये नेवर बाय बोलने की वजह से यार ये फॉल्स में आ सकता है एब्सोल्युटली। इनफियर गुड्स आर दोस दैट वी बाय मोर इफ वी बिकम पोअर, ये एकदम ट्रू है। इनफियर गुड्स आर दोस दैट वी बाय मोर इफ वी बिकम रिचर, इनफियर गुड्स आर दोस दैट वी बाय मोर इफ वी बिकम रिचर, फॉल्स। यार ये कौन सी बात कर रहे हो, अगर आप रिच बन रहे हो तो इनफियर गुड्स का डिमांड तो गिर जाएगा। तो पॉइंट 3 जो है ये तो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली कंफर्म गलत है। ओके, सो पॉइंट 3 तो गलत है। वन वाला भी जैसे मैंने कहा विल नेवर बाय, ये भी यार थोड़ा सा क्वांटिटी, नेवर वेवर वर्ड नहीं रहता ना, तो एक बार के लिए चलो समझ में आता था, बट नेवर बाय आपने बोला है, इससे पॉइंट 1 भी गलत, पॉइंट 3 भी गलत, तो ए आगरा, ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। ओके, इनपुट गुड्स आर दोस दैट वी विल नेवर बाय, ऐसे नहीं विल नेवर बाय, डिपेंड्स अपॉन नहीं था। तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी फॉल्स है। फॉल्स कौन से वही पूछे थे, इनपुट गुड्स आर दोस दैट वी बाय मोर व्हेन वी बिकम रिच, नहीं रिच बनते हम इनको छोड़ देंगे, लेकिन गुड्स को हम तुच्छ समझते हैं, तुच्छ। कंफर्ट जो है वो किसके बीच में, नेसेसिटीज और लग्जरी के बीच में, नेसेसिटी और लग्जरी के बीच में, सी कलकत्ता। वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई इज फिक्स्ड, सप्लाई कैन नॉट बी चेंज्ड, कैन नॉट बी चेंज्ड, सप्लाई इज फिक्स्ड वेरी शॉर्ट पीरियड में। व्हेन सप्लाई कर्व मूव्स टू द लेफ्ट, मतलब ये सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, देखिए ये सप्लाई कर्व वो लेफ्ट में शिफ्ट होता है, मतलब ये सप्लाई डिक्रीज हो रहा है। लेसर क्वांटिटी सप्लाइड एट अ गिवन प्राइस, लार्जर क्वांटिटी लेसर क्वांटिटी इज सप्लाइड एट अ गिवन प्राइस। ये देखो ना लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, तो पहले ये प्राइस थी, ये प्राइस से पहले ये सप्लाई था, इतना क्वांटिटी 15 देता था मैं, अब ये प्राइस पे जाओ मैं 8 ही देता हूँ, तो लेसर क्वांटिटी इज सप्लाइड एट द गिवन प्राइस, गिवन का ए। व्हेन द सप्लाई कर्व मूव्स टू राइट, राइट मतलब भाई सप्लाई बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, सो सप्लाई इंक्रीजेस एंड मोर क्वांटिटी सप्लाइड एट अ गिवन प्राइस, यस 82 का आंसर इज ए। The elasticity of supply is what? Percentage change in quantity supplied because of percentage change in price. ये formula है elasticity of supply का. So responsiveness of quantity supplied of a good to change in price, yes, it is a responsiveness. आगे, elasticity of supply is measured by dividing the percentage change in quantity supplied of a good by percentage change in price. Calcutta. Elasticity of supply is zero, मतलब ये perfectly inelastic supply, मतलब प्राइस कुछ भी हो भाई सप्लाई पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, परफेक्टली इलास्टिक, ई की वैल्यू जीरो, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या, प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर, यस इसको तो इलास्टिक कहते हैं। क्वांटिटी सप्लाइड में मोर इंपैक्ट आएगा देन चेंज इन प्राइस, एंड प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, याद रखना। If the quantity supplied is exactly equal to percentage change in price, then we say elasticity is equal to 1, less than 1, greater than 1, 1। अगर एग्जैक्टली दोनों के दोनों सेम ही है तो आंसर यूनिटरी इलास्टिक होता है, इक्वल टू 1।
द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 6 to 4, ठीक है, प्राइस जो है वो डिक्रीज हुई है 6 to 4 एंड क्वांटिटी डिमांडेड of the good increases from this to this. Find the coefficient of price elasticity. अब यहाँ पे आर्क इलास्टिसिटी मेथड नहीं बोला तो रेगुलर मेथड यूज करते हैं. रेगुलर मेथड क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब कैसे निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड? सिंपल, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी. और परसेंटेज चेंज इन प्राइस सिंपल, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस. चलो पहले बताइए मुझे व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी. सो चेंज इन क्वांटिटीज, ये तो रुपीज है, चेंज इन क्वांटिटीज 5. साइन को इग्नोर करना है प्राइस इलास्टिसिटी में, राइट? साइन को हम इग्नोर करते हैं. सो चेंज इन क्वांटिटी 5 - 5 नहीं, साइन को इग्नोर करो, पॉजिटिव ही पकड़ेंगे. सो 5 से क्वांटिटी चेंज हुई, जबकि ओरिजिनल क्या थी? तो डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 10. फ्रॉम 10 मतलब ओरिजिनली इट वाज 10 ना, ओरिजिनल वाली लेनी रहती है, फाइनल वाली नहीं. एंड चेंज इन प्राइस इज 2. तो ओरिजिनल क्या थी? सो द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम के बाद जो रहता है दैट इज एसेंशियली, जो मराठी मीडियम से या जो नॉन इंग्लिश मीडियम से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, फ्रॉम के बाद जो रहता है वो फ्रॉम वाला ओरिजिनल रहता है. सो फ्रॉम 6 मतलब ये 6 ओरिजिनल प्राइस. दैट्स इट. चलो सॉल्व करते हैं. तो 5/10 अपॉन 2/6 नीचे फ्रैक्शन रहता है, तो फ्रैक्शन ऊपर जाके उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा. 6/2, 2 1s 2 3s 5 3s 15 अपॉन 10 1.5. याद रखना साइन को इग्नोर करना, इसलिए आप माइनस वाला टिक नहीं करेंगे. प्लीज ध्यान देना इस बात पे. हम प्राइस इलास्टिसिटी में साइन को इग्नोर करते हैं क्योंकि हमको मालूम है नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो आंसर तो हमेशा ही माइनस आने वाला है. सो माइनस साइन को हम प्राइस इलास्टिसिटी में इग्नोर करते हैं, क्रॉस प्राइस में नहीं, इनकम में नहीं. क्रॉस प्राइस में हम बोलते हैं ना पॉजिटिव होगा सब्स्टिट्यूट्स में. क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. इनकम में भी हम बोलते हैं कि नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, इंफीरियर के लिए इज नेगेटिव. सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी के लिए हम साइन करेंगे. इस बात को ध्यान से सुनिएगा, या गलती मत करना कि सर हाँ मेरा तो आंसर माइनस आया था, बिल्कुल मैंने सही टिक करके आया उसी. नहीं बेटा, प्राइस इलास्टिसिटी के केस में साइन को इग्नोर करेगा तू, क्योंकि साइन तो नेगेटिव आनी है, हमेशा आएगी. इनवर्स रिलेशनशिप है ना प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में, हमेशा वो एक तो नेगेटिव आना ही है दोनों में से. सो हम साइन को ही इग्नोर करते हैं. जस्ट लुक एट द वैल्यू, कितनी इंटेंसिटी, कितनी सेंसिटिविटी है. क्वांटिटी देके रखा है, बोल रहे फाइंड यूजिंग पॉइंट मेथड. पॉइंट इलास्टिसिटी से निकालना मतलब कि बेटा डेरिवेटिव निकालना. तो सबसे पहले पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड के हिसाब से अगर हम निकालेंगे, ओके, तो हमारा क्या रहता है? dq चेंजिंग क्वांटिटी अपॉन चेंजिंग क्वांटिटी बिकॉज ऑफ चेंजिंग प्राइस. सो डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ चेंजिंग प्राइस इनटू जो अपना पहले का था ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, अब बताइए पहले डेरिवेटिव क्या आएगा. डेरिवेटिव dq/dp कितना है? तो इसका डेरिवेटिव सिंपल है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा. 10p का डेरिवेटिव 10 आने वाला है. सो ये जो डेरिवेटिव है उसका आंसर 10 आ गया. वो डेरिवेटिव ऐसे लेते हैं, जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 रहता है, और जिसके आगे एक वेरिएबल ऐसा उसका वेरिएबल छोड़कर जो वैल्यू है वो डेरिवेटिव करता है, राइट? सो 10 इंटू p मतलब ओरिजिनल प्राइस. ओरिजिनल प्राइस कितनी थी? 50. अब मुझे बस ओरिजिनल क्वांटिटी चाहिए. ओरिजिनल क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हैं? हम प्राइस तो दी थी, पर ओरिजिनल क्वांटिटी के लिए इक्वेशन दिया था. इस इक्वेशन में अगर मैं 15 प्राइस डाल दूं मुझे क्वांटिटी मिल जाएगी ओरिजिनल वाली. ओरिजिनल प्राइस 15 थी, अगर मैं यहाँ पे 15 डाल देता हूँ प्राइस ओरिजिनल वाली, तो 150 बन जाएगा. 150 और -100 इज पॉजिटिव 50. 150 और -100 इज पॉजिटिव 50. तो मुझे ओरिजिनल क्वांटिटी कैसे मिली? सिर्फ ये प्राइस दी थी, प्राइस डाल दिया आपको इक्वेशन में, ओरिजिनल क्वांटिटी मिल गई 50. तो -100 प्लस 150 is 50. फिर ओरिजिनल प्राइस क्वेश्चन मिली थी 15, तो मैंने प्राइस के बदले डाल दिया 15. ओरिजिनल क्वांटिटी के बदले मैं डालूंगा 50. ओरिजिनल क्वांटिटी ओरिजिनल प्राइस मिला. बस डेरिवेटिव चाहिए. इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा? तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 रहता है, और जहाँ है ना एक वेरिएबल आ गया, प्राइस वैल्यू वेरिएबल की 1 है, तो वो छोड़कर जो कांस्टेंट है उसके आगे का वो उसका डेरिवेटिव होता है 10. सिर्फ कांस्टेंट है तो 0, और आगे वेरिएबल है तो वो वेरिएबल छोड़कर जो कांस्टेंट बचेगा वो उसका डेरिवेटिव. फाइनली सॉल्व करेंगे. 0 और ये 0 गया, 5 1 5 3. सो हमारा जो इलास्टिसिटी आया, क्योंकि ये वंस अगेन पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड प्राइस इलास्टिसिटी के लिए, प्राइस इलास्टिसिटी में हम लोग साइन को इग्नोर करेंगे. जो भी साइन का रहे फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव वाला ही आंसर हमेशा रहेगा. The figure below shows the budget constraint of a consumer with an income of 900. The income 900 to spend on two commodities, normal, namely ice cream and chocolates. Okay. अगर बड़ा उसके 900 रुपए है
और वो चॉकलेट 90 खरीद सकता है, मतलब 900 रुपए में वो 90 खरीद सकता है, ऐसा दिया उसने, पूरा का पूरा पैसा अगर चॉकलेट पे लगा दिया तो मतलब ये एक चॉकलेट 10 रुपए का, और 900 रुपए अगर वो पूरा आइसक्रीम में डाल दे, सिर्फ आइसक्रीम खरीदे तो 45, तब चॉकलेट जीरो आएंगे। अब पूरे 900 रुपए अगर वो डाले तो 45 आइसक्रीम के कप खरीद सकता है। 45 वन चूज, तो जरूर एक आइसक्रीम 20 रुपीज की और एक चॉकलेट 10 का, चॉकलेट 10 आइसक्रीम 20, चॉकलेट 10 आइसक्रीम 20। पहले क्या पूछा? सो नेमली आइसक्रीम एंड चॉकलेट, तो चॉकलेट 10 आइसक्रीम 20, तो पहले 20 आंसर लिखो एंड बाद में 10 आंसर लिखो। बॉम्बे गलती मत करना। पहले देखो क्वेश्चन में उन्होंने आइसक्रीम पूछा है कि नहीं, तो अब आइसक्रीम की प्राइस बताएंगे ना, बाद में चॉकलेट। चॉकलेट 10 है तो 10 बाद में बताओ, 10 बाद में वाला ऑप्शन है भैया। No matter what the price of coffee is, Arjun always spends a total exactly 100 rupees का ही करता है। This statement implies कि unitary elastic है अर्जुन। अर्जुन भाऊ तुम्ही यूनिटरी इलास्टिक आहात, कैसे क्या कंफर्म किया आपने भाई? देखो ना, यही तो कहता है तो टोटल एक्सपेंडिचर में प्राइस चाहे बढ़े प्राइस चाहे घटे, एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। अर्जुन का एक्सपेंडिचर बहुत सेम है, 100 रुपीज रहेगा, प्राइस नो मैटर कुछ भी हो जाए, तो यूनिटरी इलास्टिक है अर्जुन भाऊ। अर्जुन भाऊ हैज इलास्टिक डिमांड relatively यूनिट इलास्टिक 91 का है जी दलिया। नेक्स्ट 92, a firm learns that the own price elasticity of the product it manufactures 3.5. What would be the correct action for this firm to take if it wishes to raise the revenue? एक रेवेन्यू को समझ में आया, एक कंपनी को समझ में आया कि हमारे जो क्वांटिटी है ना, हमारे प्रोडक्ट है उसकी इलास्टिक डिमांड है, इलास्टिक मोर देन वन है, अब इनको रेवेन्यू बढ़ाना है। अब इलास्टिक डिमांड है मतलब क्या मानेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा डिफरेंस आने वाला है, बहुत सेंसिटिव है प्राइस पे, इलास्टिक डिमांड है बहुत सेंसिटिव है प्राइस पे, तो प्राइस बढ़ाने की गलती मत करना, तुम थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दो झाड़ की डिमांड गिर जाएगी। अगर आप अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हो उल्टा करना, प्राइस थोड़ा सा कम करना, इलास्टिक डिमांड है उसके परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बहुत होगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अब प्राइस को गिराओ थोड़ा सा ताकि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाए, ज्यादा ही बढ़ेगी गारंटी के साथ, इलास्टिक डिमांड है ज्यादा लोग खरीदेंगे आपका तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। So lower the price because the demand is elastic. At higher price, people demand more of certain goods, not for their worth but for their prestige. This is called as Veblen effect. ये तो वेबलन भाव ने देखा था कि लोग हायर प्राइस पे भी खरीदते क्यों? क्योंकि इस नॉब अपील के लिए रहते हैं। If the price of air conditioner increases from 30 to ये ओहो इतना छोटा ही 10 रुपए इन 30,000, ओरिजिनल 30,000 था उसमें 10 रुपए का प्राइस बढ़ गया, and resulted change in demand is negligible. We use the dash measure, we will use point elasticity, point elasticity तभी यूज करते हैं हम when percentage change in price is almost zero। तो 94 का ऑप्शन है आगरा। Okay, 95, given the following four possibilities which one will result in an increase in total expenditure? तो हम कहेंगे एक्सपेंडिचर कंज्यूमर का बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ओके सो सिंपल है, एक्सपेंडिचर अगर बढ़ाना है, अगर इनइलास्टिक डिमांड है तो प्राइस बढ़नी चाहिए, क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड में एक्सपेंडिचर प्राइस में सेम रिलेशन रहता है, अगर आप चाहते हैं एक्सपेंडिचर बढ़े प्राइस को बढ़ना रहेगा, और इलास्टिक अगर डिमांड है उसका और आप चाहते हो एक्सपेंडिचर बढ़े तो फिर प्राइस घटनी चाहिए, क्योंकि इलास्टिक में उल्टा रहता है, एक्सपेंडिचर और प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो अगर एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस को कम करो। सो इफ डिमांड इज इलास्टिक प्राइस राइजेस, नहीं, इफ डिमांड इज इनइलास्टिक प्राइस राइजेस, ये डी, डिमांड इनइलास्टिक हो प्राइस राइज करे तो बरोबर झक मार के एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे। इनइलास्टिक डिमांड है, अब इनइलास्टिक डिमांड है, आपने प्राइस बढ़ा दी, अरे प्राइस बढ़ी तो क्या डिमांड इनइलास्टिक है मेरा, ये नहीं चाहता पैसा, ये क्या दिखाता है इनइलास्टिक, प्राइस बढ़ रही तो ये एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा क्योंकि उसका डिमांड इनइलास्टिक है। तो अगर आप चाहते एक्सपेंडिचर बढ़े तो क्या केस होना चाहिए कि डिमांड इनइलास्टिक हो और प्राइस बढ़ा दो तो लोग एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे। सप्लाई का शिफ्ट टू राइट क्यों? प्राइस को छोड़कर कोई तो रीजन हो, प्राइस को छोड़कर शिफ्ट हो रहा है, इंप्रूव टेक्नोलॉजी यस, इंक्रीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ द कमोडिटी छोड़कर प्राइस ऑफ फैक्टर्स चलेगा, हमारी कमोडिटी की प्राइस बदलने की वजह से जब सप्लाई बदलता है तो एक्सपेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं वैसे, और हमारे फैक्टर्स की प्राइस बढ़ रही है, फैक्टर्स की जब प्राइस बढ़ेगी ना, इंक्रीज प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नहीं इससे तो महंगा हो जाएगा प्रोडक्शन तो सप्लाई गिरेगा, इंक्रीज एक्साइज ड्यूटी, नहीं हम पे टैक्स लग रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वापस बढ़ेगा सप्लाई गिरेगा, एक ही है, जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तब सप्लाई बढ़ेगा, राइट में शिफ्ट होगा। जो द फॉलोइंग इज करेक्ट,
when the price falls, the quantity demanded falls. So third, अब ये क्वेश्चन पूछने के दिन आ गए. करेक्ट बोल रहे हैं. Seasonal changes do not affect the supply of commodity. False. Tax and subsidies do not influence. False. With lower cost, it is profitable to supply more of the commodity. Yes, cost अगर कम है, तो profit margin ज़्यादा है. Typically correct. The demand is more than supply, then the pressure on price will be. The demand more है, supply है नहीं और demand कर रहे इतना लोग. So upward pressure on the price will be upward. Price ऊपर जाएगी कि demand मार्केट में बहुत ज्यादा है. भाऊ 98 का आंसर इज आगरा. The supply curve for highly perishable commodities during very short period is inelastic. क्या करे इतना कम very short period में supply is inelastic, right? अब इनलास्टिक में भी अगर पेरिशेबल है ना तो परफेक्टली इनलास्टिक और बेटर है. क्या पेरिशेबल है? पेरिशेबल मतलब क्या? आज नहीं बचा तो कल सड़ जाएगा यार. एक तो वेरी शॉर्ट पीरियड में मेरा डिमांड फिक्स ही था, वैसे भी ऑलरेडी सप्लाई तो फिक्स ही था वेरी शॉर्ट पीरियड में. उसमें पेरिशेबल है तो ऑप्शन ही नहीं है, बेचना ही आज के आज, कल तो ये सड़ जाएंगे. तो भाई इनलास्टिक ही नहीं, परफेक्टली इनलास्टिक होगा. बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. पेरिशेबल गुड्स और वेरी शॉर्ट पीरियड, परफेक्टली इनलास्टिक ऑप्शन नहीं है. जो है वो बेचना पड़ेगा, कल सड़ जाएगा. सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट. सप्लाई इज फ्लो. स्टॉक जो है ना वो अलग, वो फ्लो कंसेप्ट नहीं रहेगा. लेकिन सप्लाई जो है फ्लो कंसेप्ट. फ्लो कंसेप्ट मतलब क्या बेटा? कि हम अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई करते हैं. जो फ्लो कंसेप्ट, एक ही आइसोलेटेड सप्लाई की बात नहीं करेंगे, एक ही आइसोलेटेड प्राइस की बात नहीं करेंगे, अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई होगी. सो इट्स अ फ्लो कंसेप्ट ऐसा कहेंगे. क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन राई ब्रेड एंड होल व्हीट ब्रेड. अब ये हम अज्यूम करते हैं राई ब्रेड क्या है और होल व्हीट ब्रेड क्या है, बट यस दोनों ब्रेड तो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट से वो, और सब्स्टिट्यूट के केस में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज पॉसिबल. क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर. बड़ा पर्सनल कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर तो डालोगे, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं. इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव. क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन ब्रेड एंड डीवीडी इज जीरो, क्योंकि ये अनरिलेटेड गुड्स है. बट अनरिलेटेड गुड्स में डीवीडी और ब्रेड में क्या करोगे? ब्रेड में डालोगे डीवीडी या डीवीडी में डालोगे ब्रेड. वाह, दोनों का लेन देन ही नहीं एक दूसरे के साथ. So unrelated goods के केस में price elasticity is zero. Which of the following statement is correct? बोल रहे correct. With the help of statistical tools, the demand can be forecasted. Correct. With perfect application नहीं perfect application नहीं होगा. Economics में perfect नाम की चीज बहुत कम है. The more number of substitutes of a commodity, the more elastic is the demand. B. Bombay is more sensibly correct. Suppose the income elasticity of education in private school is 3.6. What does this indicate? बेटा income elasticity positive है. मतलब लोगों का इनकम बढ़ा तो वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को डालेंगे, राइट? सो प्राइवेट स्कूल एजुकेशन इज हाईली वांटेड बाय रिच. ये बोल सकते प्राइवेट एजुकेशन इज हाईली, क्योंकि बोल रहे ना वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ एजुकेशन इज पॉजिटिव. पॉजिटिव है मतलब क्या? सेम रिलेशन, मतलब इनकम बढ़ेगा तो प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन की डिमांड बढ़ेगी. इनकम बढ़ रहा है मतलब आप रिच बन रहे हो, तो ये भी करेक्ट है. प्रॉब्लम दिखते हैं रिच के बदले थोड़ा इनकम बढ़ता है, ऐसा बोलते तो अच्छा रहता. प्राइवेट स्कूल एजुकेशन इज नेसेसरी, प्राइवेट गुड एजुकेशन इज लग्जरी. ये थोड़ा बेटर है, क्योंकि जब आपकी इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है, मोर देन वन है, मोर देन वन, तो ये प्रोडक्ट लग्जरी होता है. हमको पता है मोर देन प्रोपोर्शन. If the organizers of an upcoming cricket match decide to increase the ticket price in order to raise its revenue, what they have learned? देखो ये अभी क्रिकेट मैच वाले बोल रहे अरे बड़ा प्राइस तो बड़ा इंडिया पाकिस्तान है, बड़ा तो प्राइस गारंटी देता हूँ पैसा बढ़ेगा. नहीं सर, हमने प्राइस बढ़ा दिया, कस्टमर अगर रुट गए तो. अरे नहीं रुटते, मेरे को मालूम है पास्ट एक्सपीरियंस से. मतलब इन्होंने जाना है कि प्राइस बढ़ाने से कस्टमर रुकते नहीं, मतलब ये जानते हैं कि इनका डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक है. इंडिया में पाकिस्तान में बच्चा आएगा ही आएगा भाई, प्राइस अगर बढ़ा रहे हो तो. पाकिस्तान की धुलाई कैसे होती है देखने में मजा ही अलग होता है. ये सॉल्व जमीन पे हो या आसमान या उनके घर में, कहीं पे भी देखने को मजा तो आता है. तो यार अपने ये सोच लिया कि हम प्राइस बढ़ाएंगे और यू आर श्योर कि आपका इनकम बढ़े, आपका रेवेन्यू बढ़ने वाला है प्राइस बढ़ाने के बावजूद भी. इसका मतलब यू हैव लर्न फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस ना दैट इवन इफ यू इंक्रीज द प्राइस दैट विल नॉट एडवर्सली अफेक्ट द डिमांड. मतलब आपके कस्टमर्स, आपके कंज्यूमर्स इनइलास्टिक है प्राइस को. सो दे नो इनइलास्टिक मतलब क्या कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. So percentage increase in ticket rates will always equal नहीं. Percentage increase in ticket rate will be greater than percentage decrease in tickets sold. Will be greater. Price में greater impact आएगा as compared to जो tickets sold गिरेंगे, तो tickets sold बहुत कम गिरेंगे.
प्राइस पे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा. सो 106 आंसर है बम्बई. वेरी गुड क्वेश्चन. Data on production of vegetables for past 2 years showed that despite stable prices, there is a substantial decline in the output of cabbage, leading to lower supply. Which of the following can be reason? देखो प्राइस स्टेबल है फिर भी कैबेज का सप्लाई हो नहीं रहा है, तो अदर फैक्टर होगा. क्लाइमेट वाइमेट हिल गया होगा. इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉलीफ्लावर विच इज इक्वली प्रेफर्ड. हाँ ये रहेगा. शायद कॉलीफ्लावर का प्राइस बढ़ गया है अभी सुनो, इसलिए लोग अभी क्या कर रहे हैं, जान दो भाई कैबेज के बदले कॉलीफ्लावर बनाएंगे. प्राइस सेम है फिर भी सप्लाई गिर रहा है, मतलब अदर फैक्टर्स. प्राइस की वजह से अगर सप्लाई ऊपर नीचे हो तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन. अदर देन प्राइस हमारा सप्लाई गिर रहा है, मतलब तो अदर फैक्टर्स होंगे. जैसे सब्स्टिट्यूट जो है, मतलब जितना कैबेज के लिए इनपुट लगता है उतने में ही तो कॉलीफ्लावर भी बन सकता है. ऑलमोस्ट सेम है दोनों. कॉलीफ्लावर का मार्केट में प्राइस ज्यादा है इसलिए सप्लायर वहां चले गए, और इसलिए कैबेज का सेम प्राइस होने के बावजूद प्राइस गिरा नहीं, फिर भी सप्लाई गिर गया बिकॉज लोग दूसरी जगह चले गए. ये आगरा. गुड क्वेश्चन. The following diagram shows the relationship between price of good X and quantity demanded of good Y. What can we infer? हम देख सकते हैं अपवर्ड स्लोपिंग है. अपवर्ड स्लोपिंग मतलब पॉजिटिव है. पॉजिटिव मतलब X और Y सब्स्टिट्यूट्स होंगे, क्योंकि X का प्राइस है और Y का डिमांड है, मतलब क्रॉस प्राइस पॉजिटिव है. क्रॉस प्राइस पॉजिटिव होती है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. अब उसमें भी ये पॉजिटिव है लेकिन वो भी हाई पॉजिटिविटी है ना, इलास्टिक, बहुत इलास्टिक, ऑलमोस्ट फ्लैट है. ऐसे तो परफेक्टली इलास्टिक हो जाते हैं. यहाँ पे हाई पॉजिटिव इलास्टिसिटी है, तो दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं बोलेंगे. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में स्ट्रेट लाइन हो जाता. परफेक्ट के बदले आर क्लोज सब्स्टिट्यूट. डी दिल्ली. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 108. डी दिल्ली, क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट प्लस स्ट्रेट लाइन हो जाता. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट. डायग्राम गिवन बिलो शोज क्या, ये हमको दिखा रहा है कि डिमांड डिक्रीज हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट. चेंज इन डिमांड विच में बी कॉज्ड बाय राइज इन इनकम. राइज इन इनकम से डिमांड राइट में जाता है, ये लेफ्ट में आ रहा है. राइज इन डिमांड नहीं है, इनकम नहीं है. शिफ्ट ऑफ डिमांड का कॉज बाय फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड. ये हो सकता है. हमारे अभी क्या होगा, हमारा नहीं, पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस गिरेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी, और वो हमारा दोस्त है इसलिए हमारा भी डिमांड बढ़ जाएगा. डिमांड बढ़ता था, यहाँ पे तो गिर रहा है. बी भी नहीं. चेंज द डिमांड विच इज कॉज बाय राइज इन द इनकम. हाँ, एंड द गुड इज इंफीरियर. हो क्या क्वेश्चन है. सी 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 109 का आंसर प्लीज टिक करिए सी और स्टार मार्क लगा दीजिए. देखो इनकम बढ़ता है तो नॉर्मल गुड होते तो डिमांड बढ़ता, इंफीरियर गुड है तो डिमांड घटता, और यहाँ पे वही दिख रहा है डिमांड घट रहा है. मतलब जरूर क्या हुआ रहेगा कि इनकम बढ़ा होगा, और क्योंकि ये इंफीरियर गुड है इसलिए डिमांड घटा होगा. जैसे ये चल सकता है. यहाँ पे दिख रहा है कि डिमांड गिर रहा है. अब डिमांड गिर रहा है तो कब गिर सकता है, अगर ये नॉर्मल गुड है और इनकम बढ़ता तो डिमांड बढ़ना चाहिए. यहाँ पे डिमांड गिर रहा है मतलब ये इनकम बढ़ रहा है, तो डिमांड गिर रहा है मतलब ये इंफीरियर गुड होगा. So change in the demand which is caused by rise in income and the good is an inferior good. Yes. Which of the following alternatives would be true if the event presented in the following diagram occurs? बता देखो event occurs मतलब supply कम हो रहा है तो क्या true होगा? Fall in the wage cost of the firm. पर सप्लाई कम हो रहा है मतलब वेजेस बढ़ गए होंगे शायद लोगों के, इससे सप्लायर को परवड नहीं रहा उस प्राइस पे. 5 रुपए में दो ना, 5 रुपए में एप्पल दो ना. नहीं बाबा, 5 रुपए पहले हम इतने एप्पल देते थे, अभी नहीं इतने दे पाते. नहीं है, बहुत जगह पे अभी वर्कर लेबर ही नहीं आ रहा है हमारे, इससे कम दे रहे हैं. इसमें और फॉल इन द वेज कॉस्ट नहीं, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइस. हाँ ये हो सकता है. रॉ मटेरियल इतना महंगा हो गया कि अभी इस प्राइस पे ज्यादा लोग सप्लाई करने को तैयार नहीं है. 110 आंसर बम्बई है. The demand curve for normal good has shifted to right. Normal good है, डिमांड कर्व राइट को गया है मतलब इनकम बड़ा होगा. नॉर्मल गुड है ना. Which of the four events would have caused the shift? राइट में शिफ्ट हुआ, तुम बोल रहे हो नॉर्मल गुड है मतलब शायद इनकम बड़ा होगा. फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, फॉल इन द नॉमिनल इनकम, फॉल नहीं रहे, एंड fall in the price of complementary good with the price of normal good unchanged. ये हुआ रहेगा. तो क्या हुआ, डिमांड राइट में शिफ्ट हुआ. ओके, अब राइट में शिफ्ट हुआ तो क्या हुआ रहेगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस गिरा होगा. कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस गिर गया इससे लोगों ने हमारे कॉम्प्लीमेंट को खरीद लिया. जैसे चाय को खरीद लिया, चाय खरीद लिया, हम दोस्त, हमारा दोस्त है वो. अब प्राइस हमारे कॉम्प्लीमेंट की गिर गई, सो लोगों ने चाय ज्यादा खरीद लिया. चाय ज्यादा खरीद ही ली है, हमारे भी तो ज्यादा लोगे, टोस्ट का भी तो डिमांड बढ़ जाएगा, इसलिए राइट में शिफ्ट हुआ रहेगा. सी कैलकाटा 111. ओके, नहीं तो है ना, क्या होना चाहिए, राइट पर शिफ्ट और नॉर्मल गुड है तो इनकम बढ़ना चाहिए था. ये बोल रहे कि इनकम गिर रहा है, इनकम गिर रहा है तो राइट में थोड़ी जाएगा डिमांड. और रोलर कोस्टर राइड इज अ फंक्शन ऑफ अम्यूजमेंट पार्क विजिट. देन
इफ द प्राइस ऑफ अम्यूजमेंट पार्क एंट्री फॉल्स, हाँ एंट्री टिकट गिर गया, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रोलर कोस्टर इज अ फंक्शन, फंक्शन ऑफ मतलब डिपेंड्स ऑन, तो रोलर कोस्टर की राइड डिपेंड्स की अम्यूजमेंट पार्क में कितने लोग आए, और अम्यूजमेंट पार्क का टिकट अगर गिर जाएगा, तो टिकट अगर गिर जाएगा तो ज्यादा लोग आएंगे, विजिट्स बढ़ेंगे, और विजिट्स बढ़ गए इसलिए रोलर कोस्टर का डिमांड बढ़ जाएगा. So demand of roller coaster rides will rise and the demand curve will shift to right. Yes, 112 का A is right. क्योंकि तुम्हारा एक्चुअली अम्यूजमेंट पार्क का एंट्री टिकट कम हो गया, इसलिए विजिट बढ़ गए, विजिट बढ़ गए इसलिए मैं रोलर कोस्टर मेरे पास लगा. तो हम ऐसा बोलेंगे कि यार ये तो किसी और की वजह से हमारा डिमांड बढ़ रहा है, इसलिए हमारा डिमांड बढ़ रहा है, इसलिए इंक्रीज बोलेंगे क्योंकि किसी और की वजह से हो रहा है. If a short-run supply curve is plotted for the following table, which represents price and quantity of fighter aircraft, what would its slope be? शॉर्ट रन में दिखाना है. देखो भाई मेरे को 28 एयरक्राफ्ट चाहिए, पर देखिए पाकिस्तान की हालत दिख रही है. भाई प्राइस 124, क्या तू 140, अरे ज्यादा प्राइस नहीं, प्राइस ज्यादा लेगी पाकिस्तान, भाई कुछ भी प्राइस लगा, हमको 28 एयरक्राफ्ट दे. इंडिया वो ब्रह्मोस से मार रहा है, कभी ऊपर से कभी कहीं से भी आ जाती है ब्रह्मोस, डिफिकल्ट. सो जब आपको अगर दिख रहा है कि किसी भी प्राइस पे इनको 28 चाहिए ही चाहिए, मतलब इनका डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक. ओके, सो परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब कैसा, ऐसा देखिए 28 पे जो चाहिए प्राइस दे दो, वर्टिकल वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस आएगा. आंसर फॉर 113 इस कैलकटा. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. दिख रहा है कि डिमांड हो ही नहीं रहा, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक, और परफेक्टली इनइलास्टिक कैसे रहता है, वर्टिकल. सी सी के बाद the average income of residents of two cities A and B and the corresponding change in the demand for two goods is given in the following table. Which of the following statement is true बोल रहे हो. अच्छा ठीक है, ये देखिए एवरेज इनकम ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ टू सिटीज दिख रहा है, ठीक है, इनकम दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एंड करस्पॉन्डिंग चेंज इन द डिमांड ऑफ द गुड्स दिख रहा है, ये डिमांड कितने से चेंज हुआ वो दिख रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बोलेंगे आप. तो यहाँ देखिए बोथ गुड्स आर नॉर्मल, ऐसा बोल रहे हैं इन बोथ द सिटीज. चेक करते हैं गुड एक्स, यहाँ पे देखो मेरा इनकम है ना इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे डिमांड भी इंक्रीज हुआ है, पर नहीं ना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ गुड वाई, वाई का डिमांड गिर गया, अरे नेगेटिव आ गया. इनकम मेरा बढ़ रहा है और ये नेगेटिव डिमांड गिर रहा है, मतलब वाई इज इंफीरियर, और यहाँ इनकम मेरा बढ़ रहा है, इसलिए गुड एक्स का भी इलास्टिसिटी पॉजिटिव है, इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है, मतलब ये नॉर्मल गुड है. बट नॉर्मल गुड में भी मैं बोलता हूँ मैं 12, मेरा इनकम 12% से बढ़ा, तू क्यों नहीं 12% से बढ़ा, क्योंकि ये लग्जरी नहीं होगा, ये नेसेसिटी होगा. नेसेसिटी के केस में लेस देन प्रोपोर्शनल होता है. 12% से इनकम बढ़ा, डिमांड बढ़ा लेकिन 6.5 से, तो ये नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल गुड में ये लग्जरी नहीं नेसेसिटी है. कंफर्ट होता तो सेम 12 के लिए 12 कंफर्ट, और मोर देन 12 होता, 12% से मेरा इनकम बढ़ा लेकिन 30% से डिमांड बढ़ गई, लग्जरी बन जाता हूँ. सो ये यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है इसलिए नॉर्मल तो है, पर नॉर्मल में ये नेसेसिटी है, और यहाँ पे डिमांड गिर रहा है इसलिए वाई है, वाई इंफीरियर है, एटलीस्ट इन सिटी ए. ओके, सो गुड एक्स इज अ नॉर्मल गुड इन बोथ द सिटीज. यस, बोथ द सिटीज में आप देख सकते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी नॉर्मल है. वाई इज इंफीरियर इन सिटी ए, यस, वाई ए में है ना, वाई इंफीरियर है. बी में वाई भी अपना नॉर्मल गुड है, क्योंकि इनकम बढ़ने से वाई का डिमांड बी सिटी में बढ़ रहा है. सो बी वालों के लिए वाई नॉर्मल गुड है, ए वालों के लिए इंफीरियर है. और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है मालूम है, जब वो है ना और क्लियरली पूछते हैं कि नेसेसिटी है या क्या है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे लेस देन प्रोपोर्शनेट डिमांड बढ़ा है. और अच्छा क्वेश्चन और टफ बन सकता था अगर वो और पूछते कि नॉर्मल में भी क्या है, नॉर्मल में भी नेसेसिटी है कि लग्जरी के क्या है. तो चलो बी बॉम्बे से हम आगे बढ़ सकते हैं, और 114 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. रेफर टू द फिगर बिलो एंड आंसर 115 से 116. चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 5, लास्ट 10 6. if this consumer is spending her entire income and consuming at point B, what advice will you give? बड़ा ये पॉइंट बी पे है, हम बोलेंगे ये पॉइंट बी पे है. अब देखो यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, एक्चुअली कायदे से टेक्निकली टच होना चाहिए था, बट ठीक है. पर अभी के लिए एक्चुअली अगर ये टच नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे नो एडवाइस इज नीडेड, कि दूसरा कुछ पॉसिबल है ही नहीं. देखो IC2 उसके औकात के बाहर है, बजट लाइन को टच भी नहीं कर रहा, तो 115 का आंसर होगा नो एडवाइस, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट. अब ये पॉइंट बी देखिए यहाँ पे, if this consumer is spending her entire income and consuming at point B, इतना बोल सकता हूं मैं कि फिर उससे अच्छा इस पॉइंट पे आ जाओ यार, यहाँ पे
क्यों मालूम है क्या? तो इधर तो भी तुम्हारा पूरा पैसा जा रहा है। अभी ये दोनों एक ही इंडिफरेंस, ये पॉइंट बी है, मैं इसको पॉइंट ई बोलता हूँ। बी और ई पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि दोनों सेम इंडिफरेंस का होता है। तो मैं एक जरूर बोल सकता हूँ इसको कि यार तू ई पॉइंट पे आने की कोशिश करना, कि ई में क्या है, तेरा पैसा भी कम लगेगा पर मजा उतना ही आएगा जो बी पे आ रहा है। अब देखो टच तो कर नहीं रहा है ये, तो मैं आईसी में जा बोल ही नहीं सकता उसको। अभी उसके उसके बजट में आईसी वन ही है, पर आईसी वन में भी ई पॉइंट जो है ना ये थोड़ा बेटर रहेगा, तो इसमें कम पैसा लगेगा, हमारा बजट जो है ना उससे भी कम खर्च होगा, फिर भी मजा भी जितने आएगा। तो ई पे आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ई पे आने के लिए उसको है ना ये वाई प्रोडक्ट जो है वो कम था और एक्स ज्यादा था। इधर देखो ये बी में क्या था, ब्लैक से दिखाता हूँ, इतना वाई खा रहा था वाई वन और उतना एक्स खा रही थी शी, है ना, और बोला है। ठीक है, तो हम बोलेंगे नहीं ना, इधर आओ ना इस पे, इधर आने से क्या हो रहा है चेक करो। हम उसको बोलेंगे कि तू x2 था, मतलब तेरा x बड़ा था, गुड x ज्यादा था और ये कम था। सो हम इसको बोल सकते कंज्यूम मोर गुड x एंड लेस गुड y। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, स्टार मार्क, जबरदस्त। तो इससे क्या होगा, तुम इस पॉइंट पे आओगे तो मजा तो सेम रहेगा लेकिन पैसा कम लगेगा तुमसे, तो डू दैट। ऊपर तो तुम जा नहीं सकते कि वो बजट के बाहर, इसलिए कंज्यूम मोर गुड x विल बी बेटर। Which of the following statement is true about this consumer? This consumer is not maximizing her utility at point A. Maximizing the utility, the consumer is spending her entire income on both the goods. The consumer gets equal pleasure at B and K. भाई ये तो कंफर्म, देखो 116 का सी वाला पॉइंट तो कंफर्म है, लेकिन ये भी बोल सकते हैं हम कि कंज्यूमर इज नॉट मैक्सिमाइजिंग हर यूटिलिटी एट पॉइंट पे। मैक्सिमम यूटिलिटी तो नहीं है, ओके, मैक्सिमम यूटिलिटी नहीं है क्योंकि तुम्हारा बजट इंडिफरेंस का को टच होना चाहिए था, वो मैक्सिमम यूटिलिटी बनता। ओके, प्लस के से भी बढ़िया ई पॉइंट है, तो उसी एंगल से आप बोल सकते हो कि के पे तो मैक्सिमम यूटिलिटी मैक्सिमाइज नहीं कर रहा, तो ए भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बी और बी के पे सेम सेटिस्फेक्शन। और कंज्यूमर स्पेंडिंग आर एंटायर इनकम ऑन बोथ द गुड्स, ये भी दिख रहा है आपको कि बोथ द गुड्स के ऊपर पूरा इनकम जा रहा है एट पॉइंट बी एंड के, पॉइंट बी एंड के पे एंटायर कंजम्पशन हो रहा है, ये हम बोल सकते हैं। ओके, सो ठीक है, ए एंड सी तो क्लियर क्लियर है, करेक्ट है, इससे डी को हम टिक कर सकते हैं। बी वाला और थोड़ा सा क्लियर बोलना चाहिए था, एट पॉइंट्स बी एंड के। बी एंड के पे पूरा पैसा खर्च हो रहा है, ई पे अगर वो आ जाए तो पूरा पैसा खर्चने का मजा से। ठीक है, 116 को थोड़ा आप इंस्टीट्यूट को माफ कर सकते हो, और थोड़ा सा बी डेफिनेशन बी एक्सप्लिसिटली और थोड़ा क्लियर किया था, थोड़ा वेग मीनिंग रखा है। द इफेक्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस ऑफ अ फॉल इन प्राइस ई टू एफ। प्राइस अगर गिर गई तो कंज्यूमर सरप्लस का क्या होगा? प्राइस अगर गिर गई तो कंज्यूमर सरप्लस ओवरऑल बढ़ जाएगा। देखिए हम जानते हैं ये जो कर्व है ये एमयू कर्व है ना, मार्जिनल यूटिलिटी वाला, इन्होंने लिखना चाहिए था एमयू कर्व, अरे यार ये गलत है तो इंस्टीट्यूट का, ये एमयू कर्व है अपना एमयू। और हम जानते हैं कि प्राइस के ऊपर जो रहता है वो सरप्लस रहता है, तो अगर आपने प्राइस गिरा दी तो हम देख सकते हैं आपका ये इतना एरिया है ना सरप्लस का बढ़ जाएगा। सो कितना, ई एफ सी आर, ई एफ सी आर जितना सरप्लस बढ़ जाएगा। याद है अपने मेरे चार्ट्स में आपको दिखेगा ये एमयू कर्व है, अगर आपको मान लो ये एमयू कर्व है, तो जहां तक प्राइस है ठीक है, उतना तो पैसा हमने दिया ही है, उसके ऊपर भी हमको मजा अगर हमारा एमयू प्राइस के ऊपर है मतलब सरप्लस मिल रहा है, तो प्राइस गिर जाए ना तो ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा ऐड हो गया प्राइस के ऊपर वाला, वो उतना एक्स्ट्रा सरप्लस हमको मिला है। सो 117 का आंसर है कि ई एफ सी आर से हमारा सरप्लस जो है, इफेक्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस ऑफ अ फॉल इन प्राइस फ्रॉम ई टू एफ, बिल्कुल ई टू एफ से अगर प्राइस गिर रहा है तो मैं जरूर कह सकता हूँ कि पहले मेरा टोटल कंज्यूमर सरप्लस इतना था, अब मेरा कंज्यूमर सरप्लस इतने से बढ़ गया है। पर सी में है ना ई एफ सी आर लिखा है पर डिक्रीज बोला है, डिक्रीज नहीं होगा रे, वो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ने वाला है, डिक्रीज बढ़ रहा है, उस कारण से हम नन लिखेंगे। और यहाँ पे आप करेक्ट आंसर लिख सकते हो, इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस बाय ई एफ सी आर। बड़ा क्वेश्चन। When the price rises from F to E, okay, F to E प्राइस बढ़ गया तो भाई कंज्यूमर सरप्लस गिर जाएगा। इंक्रीज इन द रेवेन्यू अर्न बाय सेलर, रेवेन्यू कितना अर्न करेगा वो, ये देखिए बड़ा रेवेन्यू कितना अर्न करेगा, सिंपल है, टोटल रेवेन्यू देखो उसका पहले इतना था जब ये प्राइस थी, इस प्राइस को इतनी क्वांटिटी बेच रहा था, तो ये जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल ये बताता है उसका पहले का रेवेन्यू, क्योंकि इतनी प्राइस, ये प्राइस और इतनी क्वांटिटी, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी, मतलब एरिया ऑफ दिस टू रेक्टेंगल, ओल्ड रेक्टेंगल उसका रेवेन्यू था। अब उसने अगर प्राइस बढ़ा के ऊपर ये ले ली ना,
अब ये जो रेक्टेंगल बन रहा है ना, वो उसका रेवेन्यू है। अब मैं नहीं बोल सकता कि रेक्टेंगल का एरिया बढ़ा है कि नहीं एग्जैक्टली, बढ़ा है स्ट्रेट लाइन है तो उसके हिसाब से हम बोल पाएंगे कि नहीं यार, फिर तो रेवेन्यू जो इंक्रीज हुआ है वो इंक्रीज होगा ही नहीं, कि स्ट्रेट लाइन दिख रहा है हमको। एंड इन दैट केस ई एफ जी आर, या अगर मान लीजिए ऐसा ये ऑप्शन ये बोल रहा है कि ई एफ जी आर से रेवेन्यू बढ़ेगा, कितना है ई एफ जी आर, गलत गलत गलत, ऑप्शन ए गलत है। When the price increases from F to E, the increase in revenue earned by the seller, इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू अगर बोलते तो मैं क्लियरली बोलता नॉन आंसर है। अभी इंक्रीज इन रेवेन्यू का भी मीनिंग यहाँ पर टोटल रेवेन्यू निकलता है यार, पर यूनिट रेवेन्यू थोड़ी बोलेंगे आप। व्हेन यू से रेवेन्यू वी मीन टोटल, व्हाट इज योर रेवेन्यू, रेवेन्यू कौन सा मतलब, इन जनरल व्हेन वी से रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूटर, ये बहुत ही गलत है, इसका आंसर नन ही होगा। क्योंकि देखो पहले ना ये प्राइस कम थी तो क्वांटिटी तो ज्यादा बेचता था वो, प्राइस इनटू क्वांटिटी, द एरिया ऑफ दिस ओल्ड रेक्टेंगल वाज दिस ओल्ड रेवेन्यू। अब अगर नई ये प्राइस है तो नई क्वांटिटी ये है, तो ये न्यू रेक्टेंगल जो है ना, नाउ दैट इज हिज रेवेन्यू। कौन सा रेक्टेंगल बड़ा है हम कैसे बोले, अभी स्ट्रेट लाइन है तो वी कैन प्रिज्यूम कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वुड रिमेन सेम, देयर इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एग्जैक्टली अगर ये रखा तो। ये सब बोला नहीं, ट्रायल हैव टू से ना, मैं नहीं कह सकता कि रेवेन्यू ऑफ द सेलर अर्न्ड विल इंक्रीज बाय ईएफजीआर, नो आई कैन नॉट से सो, नो चांसेस नो, ये इतना हिस्सा बढ़ रहा है तो इतना हिस्सा जा भी तो रहा है, सो नन ही आंसर होगा इसका गारंटी के साथ। मॉडल में कुछ भी दिया हो आंसर नन हो। हाउ वुड दैट बजट लाइन बी अफेक्टेड इफ द प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स फेल। हाँ, अगर मान लेते हैं बजट लाइन, बजट लाइन किधर है, अच्छी इसकी बजट लाइन है क्या, हाँ जी। सो देखिए बजट लाइन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता अगर दोनों के प्राइसेस गिर जाते, तो बेटा देखो अगर प्राइसेस गिर रहे तो उसी बजट में ज्यादा मिलेगा, तो अपने को नया बजट लाइन निकालना पड़ेगा। देखो पहले मैं इतना खा सकता था, इतना आइसक्रीम इतने चॉकलेट नहीं के ऊपर था, अब प्राइस चॉकलेट की भी गिर गई एंड आइसक्रीम की भी गिर गई, तो मैं और खा सकता हूँ, तो नया बजट लाइन शिफ्ट करके निकालना पड़ेगा राइट में। सो न्यू बजट लाइन विल हैव टू बी विद द सेम स्लोप, will have the same slope as the original as long as the prices of the both goods change in same proportion। ये सही है, अगर दोनों के प्राइसेस सेम प्रोपोर्शन में चेंज हुए तो स्लोप सेम रहेगा। दोनों के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं लेकिन मालूम नहीं किसका ज्यादा चेंज हो रहा है किसका कम, मतलब किसकी प्राइस ज्यादा गिरी है किसकी कम, अगर ये आप नहीं बोल पा रहे हो तो स्लोप थोड़ा सा चेंज हो सकता है। पर अगर प्राइसेस दोनों की गिरी है इन सेम प्रोपोर्शन, स्लोप सेम रहेगा और नया बजट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। लास्ट के चलो 2-3 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन अभी 120। ड्यूरिंग अ रिसेशन economies experience increased unemployment and reduced level of income, how would a recession likely to affect the market demand for new cars। बता दे रहे हैं रिसेशन एक तो पहली बात, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इनकम घट रहा है, और कार एक लग्जरी है बेटा, इनकम घट रहा है इसकी डिमांड तो बहुत ज्यादा गिर जाएगी, लग्जरी है, मोर देन प्रोपोर्शनल इंपैक्ट आएगा। ओके, सो द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू लेफ्ट, डिमांड विल डिक्रीज, डिमांड विल डिक्रीज, क्योंकि डिक्रीज वर्ड में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि डिमांड कार की इससे नहीं गिरी कि कार की प्राइस बढ़ गई, खुद की प्राइस की वजह से होता है तो हम बोलते हैं मूवमेंट होगा। कार की डिमांड गिरी है क्योंकि कार की प्राइस बढ़ी, उसके से नहीं, कार की खुद की प्राइस वजह से नहीं, लोगों की इनकम गिर गई ना, इसलिए डिमांड गिर गई। ये अदर फैक्टर्स में आता है, इससे शिफ्ट होगा और वो भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, डिमांड का शिफ्ट टू द लेफ्ट। विद दैट स्टूडेंट्स हमने आई थिंक हाईएस्ट अब तक के एमसीक्यूज जो है एक एक करके टेक्निकली सारे के सारे क्वेश्चंस को हमने कॉन्सेप्चुअली इन द मिनिमम टाइम, है ना, ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो टाइम लगभग 1.5 घंटे में हमने 120 एमसीक्यूज किए 90 मिनट में विद एक्सप्लेनेशन, राइट, एक एक चीज को देखा हुआ है। सो आई होप आप लोगों ने इसका फायदा उठाया होगा, आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेकिन अगर ऐसे ही और अपने एमसीक्यूज देखने तो अगली बार भी मिलेंगे, अगली बार भी ये सीरीज को ज्वाइन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ताकि हम और एमसीक्यूज जैसे हर चैप्टर के मॉडल के खत्म करके इंश्योर करें कि इकोनॉमिक्स में हमें एग्जामिनेशन है, राइट। विद दैट दिस इज सूरज टाटिया उर्फ एसजीपी साइनिंग ऑफ। जय हिंद दोस्तों।